हेलो, वेलकम टू सत्य ज्ञान अकेडमी। ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 साइंस की पहला चैप्टर्स मैटर इन आवर सराउंडिंग, जो कि बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग चैप्टर्स है। यहाँ से आप सबकी साइंस थोड़ी सी एडवांस होने वाली है। मैटर इन आवर सराउंडिंग मीन्स हमारे आसपास के पदार्थ। अभी पदार्थ होते क्या हैं, किससे मिलकर बने होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग मैटर्स के बारे में समझें कि मैटर्स होते क्या है। मैटर्स पदार्थ की बात हो रही है, ये भी नहीं कि कोई भी मैटर्स, कोई भी मैटर्स होगी मस्ट बी मास, उसका कुछ ना कुछ मास होगी। मस्ट बी ऑक्यूपाई स्पेस, वो कुछ ना कुछ जगह घेरेगी, स्पेस घेरेगी। उसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होगी, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। वो किसी न किसी कंपोनेंट से मिल के बना होगा। अब कंपोनेंट्स किसी न किसी मिल के बना होगा, आगे चल के अभी हम लोग देखेंगे कि कंपोनेंट्स से क्या होते हैं। मतलब कोई भी मैटर्स होगी, उसकी कुछ न कुछ मास होगी, वो कुछ न कुछ स्पेस घेरेगी, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, वो किसी न किसी से मिल करके बना होगा। जैसे एक एग्जांपल, बेसिक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, क्या? वाटर। वाटर का मास कितना होगा? 18 ग्राम। वाटर स्पेस घेरेगा, बिल्कुल घेरेगा भाई। इसकी वॉल्यूम होगी, इसकी आयतन होगी। वाटर कहीं भी रख देंगे, वो स्पेस घेरेगी। वाटर की प्रॉपर्टीज, पहली बात तो प्रॉपर्टीज दो प्रकार की होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल। इस चैप्टर में हम लोगों को केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना है, फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ना। केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जब हम लोग मैटर्स प्योर इम्प्योर्स पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है। इस चैप्टर से हम लोग टोटली फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब कि जैसे कि इनकी फिजिकल स्टेट चेंज हो, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस। क्या वाटर्स तीनों में? बिल्कुल, सॉलिड्स, आइस, लिक्विड्स, गैस। अब बात आती है कंपोनेंट्स के या कंपोजिशंस की। वाटर किससे किससे मिलके बना होता है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी हाइड्रोजन एंड मिलकर बना। मतलब वाटर्स मैटर्स है, बिल्कुल मैटर्स। क्या मैटर्स? लेकिन हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं, अपने आसपास के चीजों को जानने की पूरी कोशिश करते हैं। तो फिर इंडियन फिलोसफर आए, उन्होंने बताया कि जो मैटर्स होते हैं, इन्हीं पंच तत्वों से मिलके बने होते हैं, जैसे स्काई, अर्थ, फायर, एयर, वाटर। इंडियन फिलोसफर बताएं कि जो हमारा मैटर्स होता है, इन्हीं पंच तत्वों से मिलकर बना होता है, जैसे स्काई, एयर, अर्थ, फायर, वाटर्स। लेकिन कुछ साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बताया कि नहीं, जो मैटर्स होते हैं वो बड़े बड़े बिल्डिंग ऑफ, बड़े बड़े कॉलम ऑफ बिल्डिंग के बने होते हैं। उन्हीं के छोटे छोटे पार्ट से पार्टिकल्स और मैटर्स बने होते हैं। उसके बाद फिर कुछ साइंटिस्ट आए, उन्होंने बताया कि नहीं, जो मैटर्स होते हैं वो छोटे छोटे टीनी पार्टिकल्स मिलके बने होते हैं। अब छोटे छोटे टीनी पार्टिकल्स मिलके बने होंगे, मतलब कितने छोटे छोटे टीनी पार्टिकल्स मिलकर बने होंगे। तो हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स, तो वहां पे देखेंगे कि पार्टिकल स्पेस घेरता है, भाई टीनी होगा तभी तो स्पेस घेरे। पार्टिकल स्पेस घेरता है, पार्टिकल मोशन करते हैं, पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करते हैं। फिर आगे चल के हम लोगों को दो पॉइंट्स, एक पॉइंट्स मिलेगा कि पार्टिकल्स को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं, जैसे प्रेशर,
टेम्परेचर, एक लास्ट पॉइंट होगा इवेपोरेशन। हम लोगों को इस चैप्टर्स में यही इतना पॉइंट्स पढ़ना है कि हम लोगों को सबसे पहले मैटर्स को समझना है। मैटर्स समझने के बाद हम लोग पार्टिकल्स को समझेंगे, पार्टिकल्स के कैरेक्टर्स के बारे में समझेंगे, पार्टिकल्स के स्टेट, मैटर्स के स्टेट के बारे में समझेंगे, जिसमें सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैस। जब फिजिकल पढ़ेंगे तो हम लोग इसमें जहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, कंपोनेंट्स पढ़ेंगे, मास के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम लोगों को डिटेल्स में मिलेगी। उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग पार्टिकल्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के एग्जाम्पल्स देखेंगे। फिर प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ पे हम लोगों को लेटेंट हीट की भी मिलेगी, बहुत सारी पॉइंट्स मिलेंगे। उसके बाद इवेपोरेशन में देखेंगे कौन-कौन से इवेपोरेशन को इफ़ेक्ट कर रहा है, कौन-कौन से नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपने चैप्टर्स की तरफ चलते हैं। जैसे हमने बात किया कि कोई भी मैटर्स होगा उसका कुछ न कुछ मास होगा, मस्ट बी मास। सबसे पहला बात है कि कोई भी मैटर्स होगा तो उसके पास मास होगा ही होगा। जैसे एग्जांपल्स में बाइसिकल हुआ, बैग हुआ, नोटबुक हुआ, चेयर हुआ, टी-शर्ट हुआ, कार हुआ, टेबल हुआ, बाइक हुआ, ये सब क्या है? किसी न किसी मास से है, इनका कुछ न कुछ मास होगा, बिल्कुल मास होगा। ये इनका कुछ न कुछ आयतन है या कुछ न कुछ वॉल्यूम या स्पेस घेर रहे हैं। किसी न किसी कंपोज़िशन से मिल के बने हुए मेटल्स, फाइबर्स। तो यहाँ पे बात आती है कि ऑल दीज़ आर मेड ऑफ द वन और मटेरियल्स, मतलब ये किसी न किसी मटेरियल से मिल कर के बने हुए। ये जो मैटर्स हैं इनमें से किसी न किसी मटेरियल से मिलके बने हैं, कुछ न कुछ इनका मास है। बात यहाँ पे आती है, क्या हमारे यूनिवर्स में सब कुछ मैटर्स है? नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसे हम लोग मैटर कंसीडर नहीं करते। जैसे फीलिंग, फीलिंग हुआ, ग्रेविटी हुआ, टाइम हुआ। तो ये कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, इमोशन हुआ, कुछ चीज़ें ऐसे हैं जिसे हम मैटर कंसीडर नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि इनके पास ना हम लोग इन्हें फिज़िकली देख सकते हैं, ना इनके पास कोई मास होता है। तो कह रहा है वी डू नॉट कंसीडर ऑल दीज मैटर्स। इसके पहले करा कि इन्हें सॉरी इन्हें हम लोग मैटर कंसीडर नहीं कर रहे। इसके पहले जो पॉइंट्स था यहाँ पे हम लोग कह रहे थे कि यार सब कुछ इन लोग जो वही मैटर्स बनाए इनने किसी न किसी मटेरियल से मिलके बना है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिसे हम लोग मैटर्स कंसीडर नहीं करते हैं। किसे? ग्रेविटी। हमारे यूनिवर्स में कुछ चीजें ऐसी हैं जिसे हम लोग मैटर्स कंडीशन कंसीडर नहीं करते हैं। ग्रेविटी, फीलिंग, टाइम, इमोशन एक्सेट्रा। क्यों नहीं करते? क्योंकि हम इनको फिजिकली देख नहीं सकते। वी कैन नॉट सी फिजिकली। सेकेंड पॉइंट, इनके पास कोई मास नहीं होता। किसके पास? जिसे हम मैटर कंसीडर नहीं कर सकते, जिनके पास मास नहीं होगा, जिसे हम फिजिकली देख नहीं पाएंगे। दे डोंट इवन ऑक्यूपाई स्पेस, डू नॉट स्पेस ऑक्यूपाई। हम लोग सबसे पहले पॉइंट्स में जो पढ़े थे हम लोग कहा था कि कोई भी मैटर्स होगा कोई स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, उसकी कुछ न कुछ मास होगा, मस्ट बी मास, उसकी कुछ न कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, वो किसी न उसकी किसी न किसी कंपोनेंट से मिलकर बना होगा। लेकिन जो फीलिंग, इमोशन, टाइम, ग्रेविटी, इनको ना हम लोग फिजिकली देख पा रहे हैं, न स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, न इनका कुछ न कुछ मास है, इसीलिए हम लोग इन्हें मैटर्स में कंसीडर नहीं करते। बात आती है यहाँ पे कि हम लोग जब पढ़े थे अभी, मैटर्स इज सब्सटेंस विच क्या होगा, मास होगा उसके पास, पहला पॉइंट। दूसरी पॉइंट, ऑक्यूपाई स्पेस होगा, ये स्पेस ऑक्यूपाई करेगी। तो ये टीनी पार्टिकल्स मिलके बने, छोटे छोटे पार्टिकल्स या कंपोनेंट्स मिल करके बने होंगे। कौन? मैटर्स। अब मैटर्स जो होगा या जो मास होगी उसकी एसआई यूनिट्स क्या होगी? केजी, किलोग्राम। मास इज कांस्टेंट एवरीवेयर। जो मास होते हैं ये कांस्टेंट होते हैं हर जगह। अच्छा, यहाँ पे ये पॉइंट्स बोलने की क्या बात है? इन्होंने एक चीज कंपैरिजन की है, मास और वेट में। क्या मास और वेट दोनों एक जैसे होते हैं? नहीं। मास का जो एसआई यूनिट्स होता है केजी होता है, और जो वेट का एसआई यूनिट्स होता है न्यूटन। मास हर जगह कांस्टेंट होगा, जो वेट होगा वो वेरी करेगा, चेंज होंगे एक जगह से दूसरे जगह। जैसे बेसिक एग्जांपल, यहाँ पे जो ग्रेविटी लगेगी हम लोगों को कितना जी लगती है, लेकिन मून पे चले जाएंगे तो वहां पे हमारी जी बाई 6 1/6 पार्ट हो जाएगी ग्रेविटी।
तो वहाँ पे ग्रेविटी कम हो जाएगी। लेकिन वहाँ मास यहाँ पे जितना है, मान लीजिए अगर हम यहाँ पे 60 केजी हैं, तो हम मून पे भी 60 केजी रहेंगे, हमारी जो मास होगी वही रहेगी। लेकिन जो हमारी यहाँ पे वेट होगी, यहाँ पे अलग होगी, वहाँ पे अलग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे 1/6 कम हो जाएगी। इसीलिए कह रहा है कि मास हर जगह कांस्टेंट होता है, लेकिन वेट हर जगह कांस्टेंट नहीं होता। एक चीज़ और पॉइंट कर रहा है कि क्वांटिटी ऑफ मैटर्स कंटेन समथिंग, मतलब कोई भी मैटर्स होगा, उसका मास मतलब उसकी क्वांटिटी के साथ उसका जो मास होगा वही होगा, कोई भी मैटर्स होगा। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स में हम लोग बोले थे, जो एंशिएंट फिलोसफर थे उन्होंने बताया कि जो हमारे मैटर्स थे इन्हीं पंच तत्वों से मिलके बने हुए थे। जैसे हम लोग बात किए अर्थ, फायर, एयर, उसके बाद वाटर, स्काई, इन्हीं पंच तत्वों से मिलके बने थे। फिर हम लोग बात किए कि कोई फिर अदर्स दूसरे साइंटिस्ट लोग आए, उन्होंने बताया कि नहीं, जो मैटर्स होते हैं बड़े बड़े कॉलम ऑफ बिल्डिंग के बने होते हैं, उन्हीं पार्ट छोटे छोटे पार्ट काट करके पार्टिकल से मैटर्स बनाए जाते हैं। तो हम लोग बात किए थे कि जो एंशिएंट फिलोसफर थे, इन्होंने बताया कि जो हमारे मैटर्स होते हैं इन्हीं पंच तत्वों से मिलकर बने होते हैं। एनसीईआरटी के एग्जांपल्स पॉइंट्स हैं, अर्थ, फायर, वाटर, एयर, स्काई। लेकिन हम लोगों को सोचने और पढ़ने की, अपने सराउंडिंग में जानने की पूरी कोशिश करते हैं कि मैटर्स क्या हो, हमारे पास बड़े बड़े कॉलम, बिल्डिंग्स, ये क्या है, ऐसे क्या है। फिर मैटर्स में हम लोग वहां पे बात हुई थी कि जो फिर दूसरे साइंटिस्ट आए, तो लोग क्या बताएं कि जो मैटर्स होते हैं बड़े बड़े कॉलम ऑफ बिल्डिंग के नहीं, छोटे छोटे टीनी पार्टिकल्स मिलके बने होते हैं। फिर हम लोग उस पर बात किए, पार्टिकल्स के बारे में पढ़े। तो लेकिन सबसे पहले अभी लोग मैटर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले मैटर्स में हम लोग बताए थे कि दो क्लासिफिकेशन होता है, पहला फिजिकल, दूसरा केमिकल नेचर। हम लोगों को यहाँ पे केमिकल नेचर्स पढ़ना नहीं, हम लोगों को फिजिकल नेचर, हम लोग फिजिकल नेचर मतलब क्या होता है, जिनके फिजिकली चेंज हो, केमिकल कंपोजिशन बिल्कुल चेंज ना हो, डज नॉट चेंज केमिकल कंपोजिशन। जिनके फिजिकल स्टेट चेंज हो, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज में यहाँ बात नहीं करनी है, तो केमिकल कंपोजिशन हम लोग पढ़ने ही नहीं। केमिकल कंपोजिशन हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जब मैटर्स इन प्योर इम्प्योर मिक्सचर की बात होगी, तो वहाँ पे फिजिकल नेचर्स में एक बात आती है, मैटर इज मेड ऑफ द पार्टिकल्स। वही थर्ड साइंटिस्ट जब आए तो उन्होंने बताया कि जो मैटर्स होते हैं छोटे छोटे टीनी पार्टिकल्स मिलकर बने होते हैं। फिर हम लोग पार्टिकल्स के बारे में पढ़ना शुरू कर दिए। किसके बारे में? पार्टिकल्स के बारे में। फिर कुछ साइंटिस्ट आए, उन्होंने बताया, इन्होंने हम लोग जैसे वो सोचे कि मैटर्स कंटिन्यूअस होता है, पार्टिकुलेट होता है। दिमाग में हम लोगों को दो चीजें चलना शुरू हो गई माइंड्स में, कि जो मैटर्स होते हैं ये कंटिन्यूअस होते हैं कि पार्टिकुलेट्स होते हैं। फिर कुछ साइंटिस्ट आए, उन्होंने बताया कि मैटर इटसेल्फ इज द बिल्डिंग ब्लॉक। मैंने बताया ना कि जो सेकंड साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया कि जो मैटर्स होते हैं बड़े बड़े कॉलम ऑफ बिल्डिंग के बने होते हैं, उन्हीं के छोटे छोटे पार्ट काट करके मैटर्स एंड पार्टिकल्स बनाया जाता है। उसके बाद कुछ साइंटिस्ट, थर्ड साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा कि मैटर इज मेड ऑफ द स्मॉल पार्टिकल, मतलब जो मैटर्स होते हैं वो छोटे छोटे टीनी पार्टिकल्स मिलकर बने होते हैं। तो हम लोग छोटे-छोटे टीनी पार्टिकल्स के बारे में पढ़ना शुरू कर दिए। इन्होंने एक बेसिक एग्जांपल लिए कि भाई छोटे-छोटे टीनी पार्टिकल्स कैसे बने होते हैं। तो उन्होंने देखा कि एक एक एनसीईआरटी में एक्टिविटी है कि 100 एमएल का आप एक गिलास ले लीजिए, और उसमें मार्क करके 50 एमएल, 50 एमएल तक आप वाटर ले लीजिए। कितना? 50 एमएल। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, साल्ट एंड शुगर 1 स्पून इन्होंने इसमें डिसॉल्व किए। और डिजॉल्व किए तो देखें, जैसे शुरू में मैंने इन्होंने इसमें शुगर और साल्ट डिजॉल्व किए, तो देखें कि वाटर के लेवल कुछ बढ़ चुका। लेकिन जैसे डिजॉल्व हुआ, फिर वाटर का लेवल अपने आप 50% 50 पे ही एमएल में आ गया, लेवल डाउन हो गया। तो इससे ये पता चला कि इसका एक्टिविटी का मतलब ये था कि जो मैंने स्पून में मैंने शुगर और साल्ट लिए थे, डिजॉल्व किए, वो गया कहाँ? लेवल तो वही है। बाद में पता चला जब उन्होंने बताया कि नहीं, जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में कुछ गैप होते हैं छोटे-छोटे। और जो गैप होते हैं वाटर पार्टिकल्स के बीच-बीच में गैप थे। तो जो गैप थे उसी में जाकर के शुगर साल्ट के जो सॉल्यूशन थे, शुगर के पार्टिकल थे शुगर के, उसी जाके उन्हीं बीच में क्या हो गए, फिट हो गए। तो इससे पता चला कि जो पार्टिकल्स होते हैं, जो मैटर्स होते हैं, छोटे-छोटे पार्टिकल्स मिलके बने होते हैं। ये स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। फिर आगे चल के एक और एक्टिविटी एनसीईआरटी में दिया गया कि पोटेशियम परमैंगनेट लिए। उन्होंने क्या किया, 5 से 7 स्टेप तक उन्होंने एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने एक टेस्ट ट्यूब जार में वाटर लेकर के पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ पार्टिकल्स डालें, और उसके बाद 5 से 7 स्टेप में देखें, 1/10 पार्ट, 1/10 पार्ट, 1/10 पार्ट लिए।
तो देख रहे हैं कुछ ना कुछ उसके पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं कि दूसरे में जा रहे हैं, अपना कलर एक्सप्रेस कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, फिर उसमें से उसमें ले गए तो उसमें वो बात सही है कि जो शुरू में था वो ज़्यादा कंसंट्रेट था, लास्ट वाला एक्सपेरिमेंट जो था डाइल्यूटेड था। लेकिन इससे ये पता चलता है कि पार्टिकल्स स्पेस घेरते हैं। पार्टिकल्स मतलब हर उनके बीच में क्या होता है कि जो छोटे-छोटे पार्टिकल्स होते हैं स्पेस घेरते हैं। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किए, हाउ द स्मॉल आर दिस पार्टिकल, मतलब पार्टिकल जो होते हैं कितने छोटे होते हैं। तो एक एक्सपेरिमेंट हुआ, पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल ले लिए, 100 ml वाटर्स में इन्होंने क्या किया, पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल को डिसॉल्व किया। जैसे डिसॉल्व किए, फिर इन्होंने देखा ज़्यादा कंसंट्रेटेड थे। फिर उसके बाद इन्होंने 1/10 पार्ट इसमें लिए, मतलब 10 ml, 10 ml लेकर के जब इसमें देखे तो इससे कम था, लेकिन ये भी कुछ कलर एक्सप्रेस कर, इसी का 1/10 पार्ट लेकर के इसमें डिसॉल्व किए तो ये भी कलर दे रहा। फिर उसके बाद इन्होंने इसका 1/10 पार्ट ले करके इसमें डिसॉल्व किए तो इसमें भी देखें कलर आ रहा। कलर आ मतलब यही पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स आ रहे हैं, बस ये है कि कम आ रहे हैं। यहाँ से ले 1/10 पार्ट। फिर उसके बाद यहाँ से इन्होंने इसमें फिर डिसॉल्व किए, इसमें भी देखें, ये भी देखिए थोड़ा-सा, बस ये है कि ये डाइल्यूटेड है। इन्होंने फिर नेक्स्ट में ऐसे 8-10 एक्सपेरिमेंट लिए, तो देखें पार्टिकल्स सब में है पोटेशियम परमैंगनेट और किसमें? इन वाटर्स के बीच में। इससे पता चलेगा कि जो मैटर्स होते हैं या जो पार्टिकल्स होते हैं, वो बहुत छोटे-छोटे होते हैं और स्पेस के। तो जो मा मैटर्स होता है किससे बना होता है? पार्टिकल्स से बना। अगर एक और एग्ज़ाम्पल ले लें हम लोग, बेसिक एनसीईआरटी में एग्ज़ाम्पल्स दिया है। एनसीईआरटी हम लोग पढ़ेंगे, एनसीईआरटी का एग्ज़ाम्पल्स एनसीईआरटी ही है। बस ये क्या हुआ कि स्लाइड्स में। एनसीईआरटी में एग्ज़ाम्पल्स और है कि जैसे मान लीजिए कि हम लोग हाथ धुलने गए, डेटॉल ले लिए, हैंड वॉश करने गए और डेटॉल ले करके 2 ड्रॉप हमने हाथ धुला। एक बार धुलने के बाद हमने सूंघा, खुशबू आ रही। फिर उसके बाद मैंने 2-3 बार फिर धुलकर फिर सूंघा, खुशबू आ रही। तो इससे पता चला कि जो डेटॉल्स के पार्टिकल्स थे, अभी भी हमारे हाथ में लगे हुए, तभी तो खुशबू आ रही। तो यही होता है कि जो पार्टिकल्स मतलब मैटर्स हैं, उनके इतने छोटे-छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इतने छोटे-छोटे जिसे हम नेकेड आई से देख भी नहीं सकते। एनसीईआरटी ने एक पॉइंट्स लिखा है, इमेजिनेशन परे, हमारे सोच से भी परे होते हैं, इतने छोटे-छोटे पार्टिकल्स होते हैं। फिर उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स, अब हम लोग पार्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पता चला कि जो मैटर्स होते हैं, वो टिनी पार्टिकल्स मिलकर के बने। तो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स जब पढ़ेंगे तो पार्टिकल्स ऑफ द वेरी स्मॉल क्या? हम लोग अभी देखें, दिख नहीं रहा लेकिन सब में एक्सप्रेस हो रहा है 1/10 1/10। सेकंड पार्ट, पार्टिकल मैटर इज अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। अब ये अट्रैक्ट कैसे करते हैं? एनसीईआरटी ने एक एग्जांपल दिया है। एनसीईआरटी ने एग्जांपल्स लिया है। इडू मिस्मी एक गेम है पहले, उसमें उन्होंने 3 स्टेप में लिया है कि पहले वाले को क्या किया, उन्होंने हैंड आर्म द्वारा लॉक करके एक दूसरे को सर्कल बनाते हैं। दूसरे वाले में क्या करते हैं वो लोग, दूसरे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया कि एक दूसरे के विस्ट कलाइयाँ पकड़-पकड़ करके सर्कल बनाया जाता है। तीसरे वाले में क्या करते हैं, एक दूसरे के फिंगर टच करा करके सर्कल बनाता है, फिंगर टच करा कर। फिर उसमें पूछता है कि सबसे ज़्यादा सबसे आसानी से कौन ब्रेक होगा या सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली कौन एक दूसरे को पकड़ा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किया होगा। अगर स्ट्रांगली की बात करेंगे तो हैंड आर्म, क्योंकि ज़्यादा टाइटली एक दूसरे को पकड़ करके ज़्यादा लॉक करके अच्छे से फोर्सफुली एक दूसरे को पकड़ेंगे। लेकिन उसमें एनसीईआरटी पूछता है कि सबसे आसानी से कौन ब्रेक हो जाएगा। नो डाउट फिंगर टिप्स आसानी से, क्योंकि इसमें पार्टिकल थोड़ा-थोड़ा टच में है, इसमें एकदम अच्छे से टच। उसके बाद उन्होंने एक और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के एग्जांपल बेसिक पकड़ लीजिए, जैसे उसमें दिया चाक, कील और सारे उन्होंने एग्जांपल्स दिखाए हैं सॉलिड्स के लेकर के। बेसिक एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए पेन है, सॉलिड है, पार्टिकल इसके पास-पास में है, नो डाउट, एकदम पास-पास में। अब पास-पास में है तो एकदम एक दूसरे को अट्रैक्ट किए हैं, पकड़े हुए हैं अच्छे से। अगर वीक होते हैं तो मैं ऐसे करता, शायद टूट के गिर जाता। अगर मैं इसे पेन को स्टैंड करता है हिसाब से, यहाँ से ड्रॉप, यहाँ से पार्ट टूट जाता, टूट कर नीचे गिर जाता, वीक होता तो। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग है,
तभी तो एक दूसरे को फोर्सली अट्रैक्ट करके पकड़ा हुआ है। थर्ड पॉइंट में कहता है पार्टिकल मैटर हैव द स्पेस बिटवीन, मतलब जो पार्टिकल होते हैं वो क्या करते हैं, स्पेस घेरते हैं। ये तो हम लोग शुरू से ही पढ़ रहे हैं। किससे पढ़ रहा हूँ, हम लोग मैटर्स पढ़ रहे थे। जब मैटर्स का भी छोटे पार्ट पढ़ रहे हैं, जब पार्टिकल्स ऐसा करेगा तभी तो मैटर्स ऐसा करेगा, क्योंकि मैटर्स का ही पार्ट है पार्ट का। और जब मैटर अगर स्पेस घेर रहा है तो पार्टिकल भी स्पेस घेरेगा, क्योंकि छोटे छोटे पार्टिकल्स तभी तो बड़े बनेंगे मैटर्स। तो क्या हो रहा है, पार्टिकल स्पेस घेरते हैं। और हम लोग ने अभी इस एक्सपेरिमेंट में देखे हुए कि इनके बीच में जो स्पेस था वाटर बीच में, यहीं तो आके पोटेशियम परमैंगनेट डिजॉल्व हुआ बैठे हुए, स्पेस गेट। नेक्स्ट, पार्टिकल ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूअस मूविंग, पार्टिकल कंटिन्यू मूविंग करते हैं। अब कंटिन्यूअस मूविंग कैसे, हमने इसे देख करके नहीं जान रहे कि नहीं पार्टिकल कंटिन्यूअस मूविंग कर रहे हैं। एनसीईआरटी बेसिक एक्टिविटी लिया है, उसमें बताया है कि जैसे मान लीजिए हम यहाँ खड़े हैं, अब कैसे पता चलेगा कि पार्टिकल्स मूविंग कर रहे हैं। यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे मैं एक अगरबत्ती का स्टिक लिया और मैंने इसे लाइटर माचिस से जलाया और जला करके मैं यहाँ पे लिया हूँ, लेकिन वहाँ पे जो बैठा होगा उसे खुशबू मिल रहा होगा या उसके पास खुशबू जा रही होगी। उसे कैसे पता चला कि अगरबत्ती इस खुशबू की, इस फ्लेवर की महक है इसमें? क्यों? क्योंकि यहाँ से पार्टिकल जो बर्न हुए, यहाँ से पार्टिकल्स वहाँ, उनके पास खुशबू के पार्टिकल्स वहाँ पहुँच गए और वहाँ पहुँचे तो पता चला। उसे छोड़िए, हम लोग यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हुए हम लोग अगर यहाँ बैठ करके या हम लोग आप पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो बगल में खाना बन रहा है अच्छा, और वहाँ से यहाँ से हम लोग बैठ के जज कर लेते हैं कि खाना अच्छा बन रहा है, टेस्टी बन रहा है। क्यों? हम लोग देखे, हम लोग गए या हम लोगों को कोई आगे बताया? हम लोगों को महक खुशबू से। क्यों? क्योंकि वहाँ से पार्टिकल्स मोशन कर करके, मूव करके हम लोगों के क्या कर रहे हैं, पास में आ रहे हैं। तो यही बात हुआ कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर का कंटिन्यू मोशन। अब ये कंटिन्यू मोशंस कैसे करते हैं, कैसे कराया जाता है, ये सब बात की बात है, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि टेम्परेचर देने पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के ही होता है। अब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोशन होता है। काइनेटिक एनर्जी दोगे भाई, एनर्जी गेन करेगा, एनर्जी जब गेन करेगा तो मोशन करेगा। क्यों मोशन करता है? काइनेटिक एनर्जी। देखिए पार्टिकल, अब यहाँ पता है कि पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, पार्टिकल अट्रैक्ट ईच अदर। सबसे ज्यादा किसमें अट्रैक्ट करेंगे? सॉलिड्स में। क्यों? क्योंकि इनके पार्टिकल्स पास पास में, एक दूसरे को स्ट्रांगली पकड़े हुए हैं। लिक्विड्स में थोड़ा सा दूर हो जाएंगे पार्टिकल्स। अब क्यों होंगे, आगे हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे। और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, एनर्जी गेन करेगी, और जब एनर्जी गेन करेगी तो पार्टिकल मोशन करेगी, और पार्टिकल मोशन करेगी तो थोड़ा सा दूर जाएगी, और जब मोशन करेगी तो दूर जाएगी तो इनके बीच में क्या होगा, गैप होगी, तो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, वीक होगी। तो सबसे ज्यादा अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात की है तो सॉलिड्स में होता है टाइटली, फिर उसके बाद लिक्विड्स में होगा सबसे कम गैस। गैस में इतना दूर दूर पार्टिकल्स हैं कि इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक है। क्यों हो रहा है? पार्टिकल्स मोशन कर रहे हैं। टेम्परेचर ज्यादा दोगे, इसमें टेम्परेचर कम है, इसमें ज्यादा देंगे तो लिक्विड हो जाएगा, और टेम्परेचर देंगे तो वेपर्स या गैस। और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक। बहुत सिंपल चैप्टर्स है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर्स। हम लोग बताया क्या था कि हम लोग बहुत अच्छा सा बेसिक चैप्टर्स है, यहाँ से शुरुआत होती है हम लोगों को बेसिक साइंस की। हम लोग बस इस चैप्टर में मैटर्स को समझना है, मैटर समझ गए तो पार्टिकल समझ गए और कुछ नहीं। एक पॉइंट से इवोपोरेशन, उसमें हम लोग ह्यूमिडिटी के बारे में बात करेंगे, टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे, प्रेशर के बारे में बात करेंगे, विंड पावर, विंड प्रेस, विंड के बारे में समझेंगे हम लोग। तो यही 3-4 पॉइंट्स मिलेंगे बस, बहुत अच्छा और नॉर्मल चैप्टर है। क्या करा, पार्टिकल्स मैटर्स वेरी स्मॉल, बिल्कुल वेरी स्मॉल। हमने अभी एक एक्सपेरिमेंट किए, इतना स्मॉल कि हम लोगों को दिख नेकेड साइज दिख नहीं रहे थे, इतना स्मॉल कि हम लोग डिटेल्स के जो पार्टिकल हैंड वॉश किए थे, हम लोगों को पार्टिकल दिख नहीं रहे थे, लेकिन खुशबू इतना स्मॉल कि यहाँ से पार्टिकल मोशन करके चले गए वहाँ, उनके पास खुशबू आ गई, लेकिन उन्हें पता नहीं चला जब हम लोग स्टिक अगरबत्ती के जलाए थे। इतने स्मॉल होते हैं।
दूसरा पॉइंट्स बोला था कि भाई पार्टिकल्स अट्रैक्ट करते हैं ईच अदर, बिल्कुल अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करके बनाए रखे। अगर दूसरे एक्सपेरिमेंट मान लीजिए सॉलिड से, मैंने क्या किया, इसे ऐसे लिया हूँ, टूट के नहीं गिर रहा, लेकिन अगर मैं यही लिक्विड ले लेता और लिक्विड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा वीक होता, जैसे हाथ में उठाऊंगा तो क्या करेगा, ड्रॉपलेट फॉर्म में मान लीजिए लिक्विड से ड्रॉप फॉर्म में गिर टूट कर। गैस लिए है मान लीजिए, गैस तो हाथ में जैसे ही ओपन करेंगे वैसे ही भाग जाएगा, देखिए पकड़ेगा, ये पकड़ ही नहीं पाएंगे। तो ये उस क्यों, क्योंकि उनके अंदर और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, कम हो जाएगा, और कम होने पे क्या होगा, और जल्दी मोशन करेंगे। फिर कह रहा है मैटर्स इन अट्रैक्ट ईच अदर, हम लोग इडोमिस्मी वाला गेम लिए, ये भी लिए, अभी तो एग्जांपल दिए। थर्ड पॉइंट करा हैव स्पेस गेम, मैटर्स स्पेस घेरते हैं, बिल्कुल हम लोग नेक्स्ट पॉइंट अभी देखें इसकी पिछले वाली, मैटर्स कंटिन्यू मोशन कर रहे हैं, मैटर्स कंटिन्यू मोशन कर रहे हैं। और मोटर दूसरी एक्सपेरिमेंट हम लोग किए थे, वही किचन में फूड बन रहा है और हम लोग यहाँ से बता रहे हैं खुशबू आ रही है, क्यों, कंटिन्यू मोशन कर रहा था अभी। ठीक है, चले हम लोग आगे नेक्स्ट। अब हम लोग पढ़ते हैं फिजिकल स्टेट में, फिजिकल स्टेट में हम लोग पढ़े थे प्रॉपर्टीज के बारे में, केमिकल स्टेट पढ़ना नहीं, फिजिकल स्टेट में वही 3 पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग, सॉलिड्स लिक्विड्स क्या, सॉलिड्स क्या होते हैं, लिक्विड्स क्या होते हैं, गैस क्या होते हैं। अच्छा बात यहाँ पे आती है कि जब हम पार्टिकल्स ही पढ़ रहे हैं, मैटर्स ही पढ़ रहे हैं, हम इनके 3 स्टेट के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, सिंगल स्टेट नहीं पढ़ सकते, सिंगल स्टेट में कि हम सॉलिड ही पढ़ लें, सॉलिड लिक्विड्स में क्यों पढ़ रहे हैं, गैस में क्यों पढ़ रहे हैं, सॉलिड्स में क्यों पढ़ रहे हैं, या तो लिक्विड्स में ही पढ़ जाएं पार्टिकल्स को, या सॉलिड में ही पार्टिकल्स को पढ़ जाएं, या तो गैस में ही पढ़ जाएं। तो बात आता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उनके वेरिएशन ऑफ नेचर होते हैं, पार्टिकल्स के बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन होते हैं, इसी वजह से सॉलिड्स लिक्विड्स गैस। तो हम लोगों के दिमाग में हमेशा आता है व्हाई इज मैटर फाउंड इन 3 डिफरेंट स्टेट, जो मैटर्स हैं 3 डिफरेंट स्टेट में क्यों, सिंगल स्टेट में आ जाना चाहिए, व्हाट इज नॉट फाउंड इन ओनली सिंगल वन स्टेट। तो यहाँ से आता देयर इज वेरिएशन ऑफ पार्टिकल्स बिटवीन द पार्टिकल्स इन मैटर, पार्टिकल या मैटर के अंदर क्या पाया जाता है, वेरिएशन पाया जाता है, और वेरिएशन पाए जाने के कारण ही डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में कौन पार्टिकल्स हैं, मैटर्स। हम लोगों को इसमें 3 स्टेट पढ़ना है, कौन कौन, सॉलिड्स लिक्विड गैस। अब एक एक करके पढ़ेंगे कि भाई कौन फोर्स ऑफ स्ट्रेंथ करता है, जिसमें किसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, नो डाउट आप सबको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग समझ गए होंगे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें ज्यादा होगा, जिसमें टाइटली एक दूसरे को बांधे होंगे, कौन बांधा होगा, लिक्विड सॉलिड गैस, सॉलिड्स। उससे कम लिक्विड, उससे कम बिल्कुल कम गैस में या वेपर्स में। फिर उसके बाद हम लोग गैस को पढ़ेंगे, कंप्रेसिबिलिटी देखेंगे सबसे ज्यादा किसमें होती है, मतलब दब कौन ज्यादा रहा है, सॉलिड दबता है कि गैस दबता है, गैस। कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो हम लोग अब सोच-सोच के बस आगे बढ़ते चले जाएँगे। बहुत बहुत आसान और बहुत सिंपल भाषा में एनसीईआरटी समझाई है और एकदम बेसिक चैप्टर से, ठीक है? सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सॉलिड्स। सॉलिड्स का फिक्स शेप होगा, पहला पॉइंट्स क्या होगा? अब अगर हम लोग कोई भी चीज़ पढ़ेंगे तो इतना ध्यान रखें, शुरू में ही जो बताया था वहीं से, कि कोई भी मास या मैटर्स होगा, उसका कुछ न कुछ मास होगा। कोई भी मैटर हो, उसके पास मास होगा, ये दिमाग में हम लोग सेट किए। दूसरी, कोई स्पेस घेरेगा या उसकी वॉल्यूम होगा कुछ न कुछ, उसकी प्रॉपर्टीज, और जो प्रॉपर्टीज में हम लोग फिजिकल पढ़ रहे हैं, केमिकल पढ़ नहीं रहे हैं। कंपोजिशन, किसी न किसी कंपोनेंट से तो मिलके बना होगा, मान लीजिए सॉलिड पत्थर स्टोन बन रहा है, बालू होगा, सीमेंट होगा, जिससे जिससे मिलकर बहुत सारी चीजें मिली होंगी, बनी बनी होंगी। टेबल ही मान लीजिए, टेबल किसका किसका बना होगा, लकड़ी है, उसके बाद इसमें गम लगाया गया, कील से एक दूसरे को ठोक करके प्रॉपर स्ट्रांगली बनाया गया होगा पकड़ के, बहुत सारे कंपोनेंट्स मिले होंगे, मिलकर तब बनाया गया है। ये चीज, ये 4 पॉइंट्स होना ही चाहिए, कोई मैटर नहीं, लेकिन सबसे मेन पॉइंट मास होगा। करें सॉलिड्स, हम सबसे पहले पढ़ते हैं, क्यों, इसके पिछले पॉइंट में हम लोग पढ़े कि जो मैटर्स होते हैं या पार्टिकल्स होते हैं, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में क्यों पाए जाते हैं, सिंगल स्टेट में क्यों नहीं पाए जाते, सिंगल स्टेट में क्यों नहीं पाए जाते हैं, तो क्यों,
उनके अंदर जो पार्टिकल्स मैटर्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन ऑफ नेचर्स पाए जाते हैं, इसीलिए वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में पाए जाते हैं। तो कितने स्टेट में हम लोग खींच के पढ़ना है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं किसको? सॉलिड्स को। तो सॉलिड्स में पढ़ेंगे सॉलिड हैव द डिफाइन शेप। इनका शेप डिफाइन होता है, फिक्स शेप होता है, वेरिएबल नहीं करता है। मान लीजिए पेन है, अब मैं पेन को यहां रखूं तब भी यही शेप कर रहा है, अगर पेन को मैं यहां रखूंगा तब भी वही शेप कर रहा है। इसका शेप डिफरेंट नहीं है, इनका फिक्स शेप होगा और उसके बाद फिक्स वॉल्यूम होगा। अब मान लीजिए अगर ये कितना 10 सेंटीमीटर का होगा, अभी भी 10 सेंटीमीटर, चाहे मैं ऐसे रख दूंगा तब भी ये 10 सेंटीमीटर। अगर इसका ये थिकनेस अगर 1 सेंटीमीटर होगा, अभी भी 1 सेंटीमीटर, अभी भी 1 सेंटीमीटर विथ चौड़ाई। और इसके बाद ये थिकनेस जो होगा अगर 1 सेंटीमीटर का है तो 1 सेंटीमीटर, मतलब इनका फिक्स मास है। अगर ये 10 ग्राम का होगा अभी भी 10 ग्राम, चाहे जैसे रखें चाहे जो करें अभी भी 10 ग्राम। मतलब कोई भी सॉलिड्स होगा उसका फिक्स शेप होगा, फिक्स मालूम वॉल्यूम होगा, क्या फिक्स वॉल्यूम। दूसरा, सॉलिड है फिक्स बाउंड्री। बाउंड्री अभी जो हमने बताया ना कि 1 सेंटीमीटर इसका जो थिकनेस है या 1 सेंटीमीटर इसकी जो चौड़ाई है, बढ़ रही क्या? यहाँ से यहाँ लाया तो नहीं 2 सेंटीमीटर होगी, इनका फिक्स बाउंड्री भी होगी। सॉलिड और रिजिड, सॉलिड रिजिड होते हैं, ठोस होते हैं। ठोस मतलब बात ही चल रही है, रिजिड। मान लीजिए ये पेन है, प्रेस कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं इसे फोर्स करके, क्या पिचका क्या? पिचका नहीं। हाँ, कुछ एग्जांपल्स एनसीईआरटी में हैं। एनसीईआरटी जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें दिखाएंगे कि कुछ सॉलिड होते हैं लेकिन उनकी फिक्स बाउंड्री नहीं होती। जैसे रबर बैंड, कहते हैं कि उसका तो फिक्स शेप है, इतना होता है, फिर उसके बाद आप स्ट्रेच करिए तो उसका साइज और बढ़ जाता है। क्यों? लेकिन इसके अंदर रीगेन प्रॉपर्टीज होती है, फिर वो अपने नेचुरल स्टेज में आ जाएगी। मैं यहाँ से खींच के छोड़ूंगा तो फिर आ जाएगी नॉर्मल। एक और एग्जांपल उसमें दिए थे सॉलिड्स में, हाँ स्पॉन्ज। एनसीईआरटी में स्पॉन्ज क्या होते हैं, उनको आप सॉलिड होते हैं लेकिन उनको प्रेस करिए, उतना सॉलिड ऐसे प्रेस करेंगे तो प्रेस हो जाते हैं, फिर थोड़ी देर बाद नेचुरल में आ जाए। क्यों? उनके अंदर छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, उनमें जैसे मैं प्रेस करूंगा गैस बाहर आ जाएगी, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद रीगेन कर लेगी अपनी गैस। तो स्पंज तो एनसीईआरटी में है। एनसीईआरटी तो बहुत अच्छे से मतलब एक्टिविटी दिया है उसमें, लेकिन जितने भी हम एक्टिविटी या एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं सब एनसीईआरटी ही है, पूरा एनसीईआरटी की ही बात होगी। तो कह रहे हैं इनकी फिक्स शेप होगी, फिक्स वॉल्यूम होगी, फिक्स बाउंड्री होगी, इनकम्प्रेसिबल होगी, ये सॉलिड ना दबेगी नहीं। जैसे यहाँ पे देखिए कंप्रेस कर दबा रहे हैं, दब रहा है नहीं, प्रेशर पड़ रहा है। तो सॉलिड जो होते हैं इनकम्प्रेसिबल। फोर्थ पॉइंट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इन सॉलिड इज वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर हम लोग वही पिछला 4-5 पॉइंट्स पढ़ गए होंगे, हम लोगों को आगे चल के को जितने पॉइंट्स पढ़ेंगे सब उसी से रिलेटेड, कि जो सॉलिड होते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, सॉलिड में मोशन कम होगा, गैस में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होता है। तो सॉलिड्स वेरी स्ट्रांगली, पार्टिकल्स के जो बीच में उनका जो फोर्स अट्रैक्शन होता है बहुत स्ट्रांग होता है, पास पास में होता है, इसीलिए एक दूसरे को पकड़े बनाए बैठे। ठीक है, सॉलिड समझ गए, इनकी फिक्स शेप होती है, फिक्स वॉल्यूम होती है, फिक्स बाउंड्रीज होती है, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, वेरी लो, मतलब कंप्रेस होते ही नहीं है। कुछ एग्जांपल वो एक्सेप्ट बात हुई थी जो एनसीईआरटी में कि स्पॉन्ज और रीगेन जो अपने आप को कर लेगा तो इनकम्प्रेसिबल, जैसे स्पॉन्ज और रबर बैंड। फिर इसके बाद सॉलिड क्या होता है, इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है पार्टिकल्स के बीच में। सेकेंड, लिक्विड। लिक्विड्स में थोड़ी सी चेंजेज होगी, इनकी जो वॉल्यूम होगी फिक्स होगी, इनकी शेप फिक्स नहीं होगा। अब बात आती है शेप के मतलब, शेप का मतलब ये होता है कि मान लीजिए मैं 2 लीटर के कोल्ड ड्रिंक वाटर, 2 लीटर का मैंने लाया कोल्ड ड्रिंक, पानी नहीं कोल्ड ड्रिंक की बात होती है, 2 लीटर मैंने कोल्ड ड्रिंक लाया, ये हमारा 2 लीटर का कोल्ड ड्रिंक बोतल, थोड़ा सा रफ डायग्राम बनाए, ठीक, 2 लीटर। अब इसमें जब मैंने कोई बाउल्स बर्तन मग मग में मान लीजिए, मग में लाया मैंने 2 लीटर का, इसमें डाल दिया,
अभी भी ये 2 लीटर होगा। ये नहीं है कि मग बड़ा है तो मैंने 2 लीटर कोल्ड ड्रिंक ला करके मग में या बाल्टी में ही डाल दिया 5 लीटर के बाल्टी में, तो ये हमारा जो कोल्ड ड्रिंक थी 5 लीटर हो गया, ऐसा नहीं है। 2 लीटर ही रहेगी, बट इसका वॉल्यूम जो शेप था चेंज हो गया। क्या? शेप, वॉल्यूम वही है। शेप यहाँ देखिए, इसका जो यहाँ पे था, इसकी हाइट अगर यहाँ तक होगी, तो इसकी हाइट यहीं तक होगी। इसका शेप जिसमें लिक्विड को डालोगे, उसी हिसाब से वो शेप एडजस्ट कर लो। लेकिन इसका जो वो था वॉल्यूम फिक्स, 2 लीटर उधर, 2 लीटर उधर, 2 लीटर उधर ही रहेगा। ठीक है? और उसके बाद इसमें थोड़ा-सा कंप्रेसिबिलिटी बढ़ जाती है। किससे? सॉलिड्स की अपेक्षा, ना कि गैस। गैस से कम, सॉलिड से थोड़ा ज़्यादा। इसमें हुआ लिक्विड्स में। लिक्विड्स में कंप्रेसिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, किससे? सॉलिड से थोड़ी ज़्यादा होती है, गैस से थोड़ा कम होता है। जैसे मान लीजिए अभी वाटर्स हो, मैं उसमें या कोई चीज़ लिक्विड्स हो, उसमें प्रेस करेंगे तो थोड़ा-सा वहाँ से हट जाएगा। क्यों? क्योंकि कंप्रेस हो रही है। या किसी चीज़ में मान लीजिए एक बेसिक एग्ज़ाम्पल्स लेता हूँ। एक बैलून ले लेता हूँ। बैलून में मैं क्या किया, कुछ बैलून्स में मैंने सॉलिड पार्ट डाल दी, कुछ बैलून मैंने लिक्विड डाल दिए, उसी बैलून में मैंने कुछ गैस डाल दी। अब जो बैलून में सॉलिड डाला था उसे देखा तो कंप्रेस ही नहीं हो रहा था। लेकिन बैलून में मैं जब लिक्विड डाल के उसे प्रेस कर रहा था, देखा तो थोड़ा-सा कंप्रेस हो रहा था, दब रहा था हल्का-हल्का। वॉल से फोर्स लग रहे थे, इनसाइड और बाहर से हम दे रहे थे। लेकिन जब मैंने गैस में देखा, कंप्रेस किया, दबाया तो सबसे ज़्यादा उसमें कंप्रेस हुआ, सबसे ज़्यादा प्रेशर लगा। तो इससे ये होता है कि जो वॉल्यूम होता है, जो सॉरी लिक्विड्स होते हैं, उनकी फिक्स वॉल्यूम होता है, शेप फिक्स नहीं होता है, और उसके बाद ये थोड़ा सॉलिड से ज़्यादा कंप्रेसिबल होते हैं। क्या? सॉलिड से ज़्यादा कंप्रेसिबल होते हैं, और उसके बाद सॉलिड से थोड़ा ज़्यादा इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, सॉरी कम होता है। सॉलिड में सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। थोड़ा सॉलिड से कम होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, किसमें? लिक्विड्स। तभी तो पार्टिकल्स थोड़ा बहुत मोशन करना शुरू कर देते हैं, तभी तो उसमें कंप्रेसिबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है? चलिए, तो वही बात कर रहा है, लिक्विड डू नॉट हैव डिफाइंड शेप। इनका शेप डिफाइंड, सेकंड पॉइंट, बट दे हैव द डिफाइंड वैल्यू। बाय फॉर एग्जांपल, ऐसा होता है कि अगर इनकी इनका वैल्यू में अगर इनका फिक्स होता ना होता, तो मैं कुछ लाता 100 एमएल, और उसके बाद 1000 एमएल्स में, या 500, 1 लीटर 2 लीटर एमएल्स में मैं उसे डाल देता, और रात भर में पड़ जाती उसकी वैल्यू। नहीं, अगर मैं मार्केट से 1 एमएल ड्रॉप लाया हूँ, तो सुबह भी 1 एमएल ही रहेगा। चाहे उसे मैं बड़े पतीले में रख दूँ, चाहे उसे बाल्टी में डाल दूँ, चाहे उसे 1000 के डमल या ड्रम में डाल दूँ, तब भी वो क्या होगा, 1 ही एमएल से रहेगा। तो वही बात हो रही है कि जो लिक्विड्स होते हैं, डू नॉट डिफाइन द शेप। उनका शेप डिफाइन नहीं होता है, वेरी करता है, जिसमें डालेंगे उसी का शेप रख लेगा, बना लेगा वो, बट उसकी वॉल्यूम क्या होगा, वो फिक्स होगा। सेकंड पॉइंट करा, लिक्विड डू नॉट लिक्विड्स डू नॉट डिफाइन बाउंड्रीज। लिक्विड्स के जो है बाउंड्री डिफाइन नहीं करते। बाउंड्री कहाँ डिफाइन कर रहा है? बाउंड्री डिफाइन हो रहा है क्या? मान लीजिए यहां से लिक्विड में गिराया, फैलती गई, इनकी बाउंड्री फिक्स ही नहीं है। लेकिन सॉलिड्स को जब मैं यहां रखा था, अगर यहां से यहां उठा के रखा था, तब भी वही। लेकिन अगर लिक्विड्स को मैं यहां से ऐसे एंगल चेंज कर दिया, तो शायद इसकी बाउंड्री ज्यादा हो रही थी, और जब एंगल चेंज कर दी, तो इसकी बाउंड्री यहां से कम हो गई। इस एंगल से, जब इस एंगल से गिराना शुरू हुआ, तो इनका क्या हुआ, डिफाइन बाउंड्री नहीं है लिक्विड, कंप्रेसिबल, दबाएंगे थोड़ा सा फैल जाएगी, लेकिन थिकनेस उनकी कम हो जाएगी। तो क्या करा, लिक्विड डू नॉट हैव डिफाइंड बाउंड्री, दे हैव फ्लूइडिटी, लो ऑफ कंप्रेशन। इनके तो फ्लूइडिटी होता है, मतलब यहां गिराएंगे, धीरे धीरे फ्लो करते हुए आगे बढ़ जाएगी लिक्विड्स। क्यों? क्योंकि इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, किससे? सॉलिड्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड पार्टिकल वीकर देन सॉलिड्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड से क्या होता है, वीक होता है, लेकिन स्ट्रांग होता है, किससे? गैस। कंप्रेसिबल किससे ज्यादा होता है? सॉलिड से, लेकिन किससे कम होता है? गैस से। एक दूसरे को को रिलेट करके हम लोग समझे। अब बात आती है, अभी तीनों पढ़ लेंगे तब हम लोग एक दूसरे के को रिलेट करेंगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सॉलिड पार्टिकल्स वीकर, किससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है? सॉलिड से। क्यों? क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल पास पास में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा। लिक्विड्स में क्या हुआ, थोड़ा सा पार्टिकल दूर दूर हो,
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया। गैस में पार्टिकल्स और दूर दूर हैं, रैंडम मोशन कर रहे हैं, उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कम हो गया, मोशन ज्यादा हो गया। मतलब अगर एक भाषा में अगर बात करें, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोशन। जितनी कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगे उतने ज्यादा मोशन। एक पॉइंट से और लिख सकते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। अरे इतना रफ लिख रहा हूं मैं, ये क्या हो गया? अच्छा जी, थोड़ा अच्छा से लिख दो ना, थोड़ा अच्छे से लिख देंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे अच्छे से लिखने की, फिर भी वैसे ही लिख पाएंगे। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल मोशन, जितने ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना मोशन कम होगा। जितने ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस, डिस्टेंस जितने ज्यादा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो पार्टिकल पास पास। जैसे बेसिक एग्जांपल्स, थर्ड पॉइंट देख लें, व्हाइल स्ट्रॉन्गर द गैस। क्या स्ट्रॉन्गर? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किससे? गैस से। लिक्विड में गैस से ज्यादा होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन सॉलिड से कम होती है। लिक्विड में कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड से ज्यादा होती है, लेकिन किससे? गैस से कम होती है। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी। लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जस्ट उल्टा हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में ज्यादा होगा, गैस में कम होगा। कंप्रेसिबिलिटी गैस में ज्यादा होगा, सॉलिड में कम होगा। ठीक है, तीनों पॉइंट्स। जैसे एग्जांपल्स, मान लीजिए मैंने 2 लीटर का वाटर लिया किसी बोतल से, फिर मैंने इसे किसी ग्लास में रख दी, एक ग्लास का शेप ले लेगा, तो लिक्विड का शेप फिक्स है क्या? नहीं। लेकिन 2 लीटर अगर मैंने वाटर लिया तो अभी भी 2 लीटर ही रहेगा, इसका वॉल्यूम फिक्स है। लेकिन इसका बाउंड्री फिक्स है क्या? नहीं, बाउंड्री भी नहीं फिक्स है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने ऐसे लिया, यहाँ पे जब दे रहा हूं तो इसका बाउंड्री बढ़ गई, ठीक, इसका बाउंड्री कम थी, इसकी बाउंड्री ज्यादा। ठीक, फिर उसके बाद कह रहा है कि जो लिक्विड्स होते हैं ये मूवेबल हो गए थे, इनके अंदर फ्लूडिटी होती है। फ्लूडिटी मतलब ये होता है फैल जाते हैं, एक जगह दूसरे जगह मोशन कर जाते हैं, भाग जाते हैं, इनकी फिक्स बाउंड्री नहीं है, तभी तो इनके अंदर फ्लूडिटी है। बेसिक एग्जांपल दिया है कि सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें होगा? इसमें, सॉलिड से। सबसे कम गैस में। लेकिन सबसे ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी इसमें होगा। कंप्रेसिबिलिटी इसमें ज्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड से ज्यादा। ठीक, अब लिक्विड बेचारा दोनों से, जो इसमें ज्यादा होगा इससे ज्यादा होगा इसमें, जो इसमें ज्यादा होगा इससे ज्यादा इसमें, बीच में लिक्विड। ठीक है, हम लोग सॉलिड्स पढ़ गए, लिक्विड्स पढ़ गए, गैस, थर्ड पॉइंट गैस। अब गैस तो इसका कुछ ही फिक्स नहीं लगेगा, सब नो। कभी किसी ने गैस पकड़ के रखा, इसकी फिक्स वॉल्यूम ना आपको बताया, इसकी फिक्स बाउंड्री पकड़ के रखा, नहीं यहीं तक रहेगा, इससे आगे नहीं। जैसे रिलीज करेंगे तुरंत बाउंड्री बढ़ जाएगी, फैल जाएगा, पूरे कमरे तक फैल जाएगी, फिक्स बाउंड्री नहीं होगी। क्या फिक्स? गैस डू नॉट हैव डिफाइंड शेप नॉर फिक्स वैल्यूम, न इसकी वैल्यूम फिक्स होती है न इसका शेप। अब मैं मान लीजिए अगर यहाँ पे 2 लीटर में कंप्रेस करके गैस भरा हूं, दूसरे सिलेंडर में रखा तो वो कंप्रेस होकर पूरे 5 लीटर में फैल गई। और दूसरी बात क्या हुआ, इसकी शेप 2 लीटर पतले ट्यूब में रखा हूं तो हाइट तक गई, उसके बाद मैंने लॉन्ग ट्यूब में रख दिया तो इसके बीच में चला गया। इसका शेप भी नहीं फिक्स है, इसका वैल्यूम भी नहीं। दे डू नॉट हैव डिफाइंड बाउंड्री। भाई जब इसकी वैल्यूम नहीं से फिक्स है, इसकी शेप नहीं फिक्स है, तो बाउंड्री कहाँ से फिक्स हो सकती? वैल्यूम खुद ही यहाँ से वहां मोशन करके निकल जा रहा है, बाउंड्री कहाँ से हो पाएगी? बढ़ जा रहा है, शेप खुद ही डिस्टर्ब हो जा रहा है, इसकी बाउंड्री कहाँ से फिक्स फिक्स होगी? तो जो गैस होते हैं ना, इनका फिक्स शेप होता है, ना फिक्स वॉल्यूम होता है, ना इनकी फिक्स बाउंड्री होती है। और इनके अंदर फ्लूइडिटी सबसे ज्यादा होती है। फ्लूइडिटी मतलब यहां से मैंने यहां रिलीज किया, बाहर पहुंच गया, तो सबसे ज्यादा फ्लूइडिटी गैस में। हाईली हाईली कंप्रेसिबिलिटी होती है। अब हाईली कंप्रेसिबिलिटी मतलब जितने ज्यादा प्रेशर देंगे उतनी ज्यादा कंप्रेस होगा। जैसे बेसिक एक्टिविटी, मान लीजिए इसका हाइट यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है, कितना? 5 सेंटीमीटर। लेकिन मैंने कंप्रेस किया तो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर आ गया, यहाँ पे कंप्रेस किया तो 1 सेंटीमीटर आ गया। कंप्रेस हो रहा था,
कंप्रेसिबिलिटी बढ़ रही है, मतलब प्रेशर बढ़ रहा है। जितने ज़्यादा प्रेशर दोगे उतने ज़्यादा कंप्रेस हो। तो कह रहा है गैसेस हैव द हाईली कंप्रेसिबल। अच्छा, सबसे कम किसमें कंप्रेसिबल? सॉलिड में। उससे थोड़ा ज़्यादा हुआ किसमें? गैस में। सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी सॉरी लिक्विड में। सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी गैस। ठीक है? Force of attraction between the gas particles is much weaker than the solid electron. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा किसमें होगा? सॉलिड्स में होगा। तो सबसे कम किसमें होगा? गैस में। दोनों के बीच में कौन है? लिक्विड्स। तो मतलब सॉलिड से कम लिक्विड्स में, लिक्विड से कम गैस में। क्या? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड में बिल्कुल नेग्लिजिबल, लिक्विड्स में थोड़ा बहुत कंप्रेसिबिलिटी, गैस में सबसे ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी। सॉलिड्स में अब एक चीज हम तीनों को कंपेरिजन कर देते हैं। जो सॉलिड थे उनकी फिक्स बाउंड्री थी, फिक्स शेप था, फिक्स वॉल्यूम, ठीक। उनमें इनकम्प्रेसिबिलिटी थी, मतलब वो दब कम रहे। थर्ड पॉइंट, उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था सबसे ज्यादा था किसमें? सॉलिड्स, ठीक। फिर उसके बाद आया सेकेंड पॉइंट, लिक्विड्स। लिक्विड्स में क्या हुआ? उनकी शेप फिक्स नहीं था, लेकिन उनकी वॉल्यूम जो थी फिक्स थी। उनमें फ्लूइडिटी थी, मतलब यहाँ मोशन कर जा रहा था पार्टिकल्स, एक जगह से दूसरे जगह पहुंच जा रहा था, फ्लूइडिटी फ्लो कर रहा था, फ्लो ऑफ पार्टिकल्स इसमें, लिक्विड्स में। दूसरी बात, उसमें कंप्रेसिबिलिटी थी, किससे? सॉलिड से थोड़ा ज्यादा, गैस से कम। उसके बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम था, किससे? सॉलिड से, लेकिन गैस से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा था। मतलब गैस लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़ा थोड़ा दूर थे, लेकिन इतना दूर नहीं थे जितना गैस के थे, लेकिन पार्टिकल्स सॉलिड से थोड़ा सा दूर थे, तभी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम था। किसमें? लिक्विड में। किससे कम था? सॉलिड से। लेकिन किससे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था? गैस से। ठीक है, अब हम लोग आ गए गैस में, थर्ड में। गैस ना इसकी कोई फिक्स बाउंड्री थी, ना कोई इसकी फिक्स शेप था, ना इसकी फिक्स वैल्यूम थी। इसमें सबसे ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी होती है, और इसके बाद इसमें सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। गैस में सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अब हम लोग पढ़ लिए। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट में, कैन मैटर मेट चेंज इन स्टेट। कैन मैटर मतलब मैटर के जो स्टेट होते हैं कैसे चेंज होते हैं, हमने बात बताया था। हम लोग शुरू में ही 3-4 पॉइंट्स पढ़ लिए थे, मैटर, पार्टिकल्स, उसके बाद पार्टिकल्स कैरेक्टर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और उसके बाद हम लोग देखे स्पेस गिरते हैं, और पार्टिकल्स क्या होता है कि इनकी स्पेस गिरते हैं, पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पार्टिकल मोशन करते हैं। ये 3 पॉइंट पीछे पढ़ चुके हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि पार्टिकल्स के कुछ फैक्टर्स चेंज करते हैं, वही फैक्टर्स अब यहाँ हैं जो चेंज करते हैं। कौन कौन? प्रेशर और टेम्परेचर की बात हुई थी। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या? ये पूरा। तो कह रहा है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। मैटर्स को मतलब मैटर चेंज कैसे होते, उनकी स्टेट चेंज कैसे होती, ये बड़ी सवाल है। अभी तक तो हम लोग फिक्स फिक्स पढ़ रहे थे, अभी चेंज कैसे होते हैं ये बता दीजिए। तो चेंज ऐसे होते हैं प्रेशर एंड टेम्परेचर से। अब टेम्परेचर से भी हम लोग बात किए थे कि टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? काइनेटिक एनर्जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोशन। मतलब अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मोशन बढ़ेगा। मोशन सबसे ज्यादा किस में हो रहा था? अभी हम लोग पीछे पढ़े कि गैस में सबसे ज्यादा मोशन हो रहा था। क्यों? पार्टिकल्स दूर दूर तक। अब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जाना है, मतलब सॉलिड से गैस में जाना, सॉलिड से लिक्विड में जाना है, तो हमें क्या देना पड़ेगा? टेम्परेचर देना पड़ेगा। और जब टेम्परेचर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी देंगे, और जब वो एनर्जी गेन कर लेगी तो पार्टिकल्स मोशन करने लगे, जो मोशन करेगी तो एक जगह से दूसरी जगह भागने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो वही चीज कर रहा, जैसे मान लीजिए कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट्स में, सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैस। अब इन्हीं तीनों स्टेट में हमें चेंज करना है, और कैसे चेंज होंगे? प्रेशर एंड टेम्परेचर से। जैसे इसमें दिया है बाई चेंजिंग द टेम्परेचर, बाई चेंजिंग द प्रेशर। ये दो फैक्टर्स हैं जो पार्टिकल्स को, मैटर्स को, उनके स्टेट को चेंज करते हैं। ठीक है, आगे चले। पहला पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग, बाई चेंजिंग द टेम्परेचर। एक बेसिक एग्जांपल्स ले लिए। कौन? आइसक्रीम। हम ही लोग मान लीजिए आइसक्रीम हम लोग खा रहे हैं, ठीक है। अभी तो इनकी फिक्स बाउंड्री दिख रही है, अभी ये सॉलिड स्टेट में, इनके पार्टिकल पास पास में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ठीक ठाक है, पकड़ बनाए हैं, तभी हम लोग इसे खा रहे हैं।
लेकिन बात यहाँ पे आती है कि थोड़ी सी टेम्परेचर दे दी हम लोग, और भैया टेम्परेचर दिए, मतलब इसमें काइनेटिक एनर्जी आ गई। टेम्परेचर देना मतलब एनर्जी देना, एनर्जी गेन कर लिया, जैसे गेन की काइनेटिक एनर्जी आया, और काइनेटिक एनर्जी आना हमने कहा कि मोशन होने लगा, मोशन होना मतलब कि पार्टिकल्स दूर दूर जाने लगे, और पार्टिकल दूर दूर जाना मतलब ये लिक्विड सिस्टम में हो गया, पिघलना शुरू हो, वीक हो गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा, और जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हुआ, ये बेचारा पकड़ नहीं पाया एक दूसरे को, और जब पकड़ नहीं पाया तो क्या हुआ, ये लिक्विड्स में कन्वर्ट होने लगा, लिक्विड्स में कन्वर्ट हो गया, ठीक। अब यही चीज को अगर मैं थोड़ा सा और टेम्परेचर दे दूं तो शायद ये वेपराइज हो जाएगा, या इवोपोरेशन हो जाएगा इसके अंदर, क्या इवोपोरेशन, इवोपोरेशन हो जाएगा, और जब इवोपोरेशन हो जाएगा तो ये किसमें, वाष्प में या गैस में बदल जाएगा, वेपर्स, टेम्परेचर दे दे, क्या आ जाएगा इसके अंदर, काइनेटिक। क्या तीनों स्टेट में हमने चेंज कर दी, बिल्कुल। टेम्परेचर सॉलिड था, लिक्विड्स कन्वर्ट किया, थोड़ा और टेम्परेचर बढ़ाया, वेपराइज कर दी, किसमें, गैस। एक बेसिक एग्जांपल मान लीजिए, नहीं आइसक्रीम हम लोग खा, हम लोग क्या कर लेते हैं, आइस क्यूब ले लेते हैं, आइस क्यूब जब तक फ्रीज करेंगे, अभी उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, कूलिंग का, देखो कूलिंग किए हैं तो हमारा आइस क्यूब जो था सॉलिड सॉलिड था, लिक्विड था। मैंने जब आइस क्यूब बना रहा था हम लोग, हमने क्या किया, आइस क्यूब वाले बॉक्स में छोटे छोटे डाला, और जैसे मैंने क्या था उसमें डाल था, वाटर डाला, वाटर डाल के मैंने फ्रीजर में लगा दिया, फ्रीजर में लगाया तो देखा कुछ समय बाद पार्टिकल सॉलिड हो गया वाटर, किसमें, तो क्यों, क्योंकि मैंने उसमें टेम्परेचर एनर्जी मैंने लॉस कर दी उसमें, मैंने क्या दिया, कूलिंग किया, और कूलिंग किया तो पार्टिकल पास में आ रहे थे, हीट दिया तो पार्टिकल्स दूर दूर जा रहे थे, जब मैंने पार्टिकल दूर दूर जा रहे थे तो यह पिघल रहा, लिक्विड्स में बदल रहा, तो टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली मोशन, और जहां मोशन होगा वहां पार्टिकल्स दूर दूर जाएंगे, और पार्टिकल्स दूर दूर जाएंगे तो उनकी स्टेट चेंज होगा, नो डाउट, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। ये 3 पॉइंट्स मेन इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी, मोशन, मोशन बढ़ेगा तो पार्टिकल दूर जाएंगे, ठीक है। कह रहा है दी प्रोसेस कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड कॉल्ड मेल्टिंग। अच्छा, इन्होंने बताया कि जो सॉलिड से लिक्विड जो चेंज होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, मेल्टिंग। बात आती है कि सर मेल्टिंग और बॉइलिंग होता क्या, मतलब कोई भी वो मिनिमम से मिनिमम टेम्परेचर, वो कम से कम टेम्परेचर जिसमें सॉलिड अपना स्टेट चेंज करके लिक्विड में चला जाए, उस प्रोसेस क्या कहते हैं, मेल्टिंग। मतलब मैं कम से कम टेम्परेचर दूं और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो जाए, उसे कहते हैं मेल्टिंग। अब ये नहीं कि सर गैस से लिक्विड से गैस बदल गया, नहीं भैया, लिक्विड से गैस में उसमें नहीं बात कर रहा हूं मैं सॉलिड से लिक्विड की बात। अगर वो कम से कम टेम्परेचर दो और सॉलिड से लिक्विड में बदल जाए, उस प्रोसेस को मेल्टिंग कहते हैं। क्या मेल्ट हो रहा है, पिघल रहा है, बॉइल नहीं हो रहा, मेल्ट हो रहा है कम से कम टेम्परेचर में। कह रहा दी प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन लिक्विड टू गैस कॉल्ड बॉइलिंग। मेल्टिंग किया हुआ सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट, कम से कम टेम्परेचर, और उसके बाद फिर लिक्विड से गैस में चला गया, उसे क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। पिघल रहा है, पिघल के वेपर हो रहा है, मान लीजिए यहां से, यही चीज पकड़ लीजिए, यहां से यहां जो आया ये मेल्ट ही तो हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड आ रहा है सन टेम्परेचर से। लेकिन जैसे मैंने यहाँ टेम्परेचर बढ़ा दी, इसे टेम्परेचर दे दी, हीट कर दी, तो क्या हुआ, वेपर से बदल गया, और जो वेपर हो रहा है मतलब बॉयल हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट। अब आगे चल के थोड़ा सा इवेपोरेशन जब पढ़ेंगे तो भाप वाष्प बनना, क्या वो बॉयल से होता है, नहीं, तो वहां पे एक अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पॉइंट्स मिलेगी। अभी हम लोग इतना पढ़ लें कि दी प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड्स कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट्स, मतलब कम से कम टेम्परेचर दो, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है तो उसे मेल्टिंग पॉइंट करें। फिर करा दी प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन लिक्विड इनटू गैस, मतलब लिक्विड से अब गैस, पहले सॉलिड से लिक्विड बना, मेल्टिंग पॉइंट किया, फिर अब गैस, लिक्विड से गैस में बदल दिया, तो उसे क्या कर दिया हम, बॉइलिंग पॉइंट। क्या, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें। इफ वी रिड्यूस द टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को कम कर दिए, मतलब टेम्परेचर कम मतलब अभी लिक्विड से है, अगर सॉलिड से लिक्विड में जाना था हम क्या कर रहे थे, टेम्परेचर बढ़ा रहे थे, लिक्विड से गैस में जाना था तो हम क्या कर रहे थे, टेम्परेचर बढ़ा रहे थे। अब हमें क्या कर रहे हैं, अब हम लोग उल्टा कर रहे हैं, टेम्परेचर कम कर रहे हैं,
टेम्परेचर कम कर रहे हैं मतलब लिक्विड से किस में ला रहे हैं, सॉलिड्स में। गैस से किस में ला रहे हैं, लिक्विड्स में। मतलब टेम्परेचर कम कर रहे हैं, एनर्जी लॉस कर रहे हैं, एनर्जी लॉस करेंगे तो क्या कर रहा दी रिड्यूस टेम्परेचर। जब टेम्परेचर रिड्यूस करोगे भाई तो काइनेटिक एनर्जी घट जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी घट जाएगी तो मोशन कम हो जाएगा, मोशन कम हो जाएगा मतलब पार्टिकल पास पास में आ जाएगा, पार्टिकल पास पास में आ जाएंगे मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगी। तो कह रहा है कि द रिड्यूस टेम्परेचर ऑफ गैस, गैस का हम टेम्परेचर कम कर दें, विल दी कन्वर्ट इनटू द लिक्विड्स अगेन। अगर मैं गैस का टेम्परेचर कम करके हम उसे लिक्विड्स में कन्वर्ट कर दे रहे हैं तो उस प्रोसेस क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। अब सर इसका एग्जांपल्स मैं देखे नहीं भाई, हम लोगों को जो होता है वो जो गैस सिलेंडर एलपीजी या ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं, ये क्या होता है, बेसिक एग्जांपल्स पकड़ लीजिए। लाइटर, इसमें भी दिया हूं, लाइटर्स में हम लोग जो देखते हैं उसमें क्या होता है, देखने में लिक्विड्स लगते हैं, जो उसमें लिक्विड्स होता है हाईली प्रेशराइज करके हम लोग गैस को हाईली प्रेशराइज करके कंडेंस करके हम लोग क्या करते हैं उसे लिक्विड्स में करने कन्वर्ट किए रहते हैं। लेकिन जैसे ही प्रेस करता हूं तो वहां पे स्पार्क आता है, स्पार्क आता है क्या बर्न होता है, गैस बर्न होता है। तो क्या किया था, कंडेंस किया, कर दी कन्वर्जन गैस इनटू लिक्विड्स, क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। मतलब गैस से अगर लिक्विड्स में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, टेम्परेचर लॉस कर रहे हैं, टेम्परेचर रिड्यूस कर रहे हैं तो क्या हो जाए उस प्रोसेस क्या कहेंगे, कंडेंसेशन। इफ वी लोअर द टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर कम कर रहे हैं ऑफ लिक्विड फर्दर इनटू कन्वर्ट सॉलिड, अभी मैंने क्या किया गैस से लिक्विड्स में आया तो क्या हुआ, कंडेंसेशन हुआ। फिर उसके बाद कह रहा है कि भाई अब हमें बता दीजिए कि हम टेम्परेचर किसका, लिक्विड्स का कम कर रहा हूं, कन्वर्ट कर रहा हूं किसमें, सॉलिड्स में, तो उस प्रोसेस क्या कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट्स। यहाँ पे हम लोग जैसे बेसिक एग्जांपल्स लाइटर, यहाँ पे आइस क्यूब, आइस, इसे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग तो समझ ही गए आइस क्यूब कैसे, लिक्विड था, लिक्विड से हमने सॉलिड बनाया। और वो जो हम लोग आइस क्यूब बॉक्स में जो हम लोग वाटर डालते हैं लिक्विड होता है, लेकिन हम लोग 2 घंटे बाद 1 घंटे बाद फ्रीजर से जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आइस क्यूब में बदल जाएगा, किसमें, लिक्विड से किसमें चला गया, सॉलिड्स में। मतलब हमने टेम्परेचर क्या किया, रिड्यूस तो किया, लोअर टेम्परेचर, फ्रीजर में रख रहा हूँ भाई, टेम्परेचर कम है बाहर के बच्चा, उस प्रोसेस क्या कहेंगे, फ्रीजिंग, जमा रहे हैं हम। फिर नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कैन सॉलिड कन्वर्ट, क्या यही होगा हमेशा गैस से लिक्विड्स, लिक्विड से सॉलिड्स आएगा, नहीं, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं कि जो गैस से डायरेक्ट सॉलिड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे या जो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स भी मिलेंगे, कह रहा सॉलिड्स कन्वर्ट इनटू डायरेक्ट गैस, क्या सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो सकता है, बिल्कुल, सब्लिमेशन। उस प्रोसेस के क्या कहेंगे, सब्लिमेशन कहेंगे। कह रहा दी प्रोसेस कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली गैस, सॉलिड डायरेक्टली गैस, मतलब कि सॉलिड से डायरेक्ट हम गैस बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। जैसे कैंप, एक बेसिक एग्जांपल कैंप, कपूर को कभी हम लोग पिघलते हुए देखा, रख देंगे ओपन में, 2 दिन बाद 4 दिन बाद देखेंगे वही ओपन रहेगा, 1 हफ्ते बाद देखेंगे गायब, किसमें, वेपर से, गैस में बदल गया, क्या हुआ, वो डायरेक्ट किसमें बदल गया, सॉलिड से। ड्राई आइस, ओपन रख दीजिए, थोड़ी बात देखेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे वेपर्स में, भाप में चेंज होता रहेगा, किसमें, सॉलिड से ड्राई आइस से डायरेक्ट गैस में, तो क्या हो गया, उस प्रोसेस क्या कहेंगे, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन किससे हो रहा, सॉलिड से डायरेक्ट गैस, कैंप, कपूर या ड्राई आइस। ठीक, नेक्स्ट, कैन गैस कन्वर्ट इनटू डायरेक्टली सॉलिड्स, अगर सॉलिड से गैस हो सकता है, क्या गैस से सॉलिड होगा, बिल्कुल। अगर सॉलिड से डायरेक्ट हम गैस कर रहे हैं, सब्लिमेशन करा रहे हैं, तो अगर हम फिर तो हम गैस से सॉलिड बना सकते हैं, बिल्कुल, डिपोजिशन, उसे क्या कहेंगे, डिपोजिशन। द प्रोसेस कन्वर्जन गैस डायरेक्टली इनटू द सॉलिड्स, गैस डायरेक्टली इनटू द सॉलिड्स कॉल्ड डिपोजिशन। ठीक है, जैसे बेसिक एग्जांपल्स ले लीजिए, ड्राई आइस ही बना लीजिए, हाई प्रेशराइज कर, किसमें, हमने गैस से किसमें कन्वर्ट कर दी, सॉलिड्स में। तो हम लोग कितने पॉइंट्स पढ़े, 4 5, पहला कंडेंसेशन, दूसरा फ्रीजिंग पॉइंट्स। कंडेंसेशन में हम लोग क्या कर रहे थे,
हम लोग क्या कर रहे थे कि सॉलिड से लिक्विड्स में कन्वर्ट कर रहे थे, और सॉरी रिड्यूस कर रहे हैं ना टेम्परेचर, तो हम लोग जब रिड्यूस कर रहे थे गैस से लिक्विड्स में कन्वर्ट किया। फिर उसके बाद हम लोग आए फ्रीजिंग पॉइंट्स में, फ्रीजिंग पॉइंट्स हम लोग क्या किया, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट किया। फ्रीजिंग पॉइंट सॉरी कंडेंसेशन हम लोग क्या किया, गैस से लिक्विड्स में कन्वर्ट किया। फिर हम लोग क्या किया, फ्रीजिंग पॉइंट्स लिक्विड्स को किस में कन्वर्ट किया, सॉलिड्स में। फिर सब्लिमेशन किए, सब्लिमेशन में क्या किया, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट कर दिया। फिर उसके बाद डिपोजिशन आया, डिपोजिशन हम लोग क्या किए, गैस को सॉलिड्स में कन्वर्ट कर। ठीक है, चलिए आगे। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, बाई चेंजिंग प्रेशर। हम लोग टेम्परेचर्स देख लिए कुछ पॉइंट्स और कैसे कैसे हो रहा था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं किसे, प्रेशर से, बाई चेंजिंग प्रेशर। हम लोग पीछे कुछ एक्टिविटीज देखा था, कुछ पॉइंट स्लाइड्स में हम लोग ऐसे मिले थे, सॉलिड लिक्विड गैस में। अच्छा, वहां पे प्रेशर की बात, अब बात ये आती है कि सर इसका इस स्लाइड्स इस चीज को बताने की जो पिछले आप पढ़ाए थे सॉलिड लिक्विड गैस, यहाँ पे लाने की क्या जरूरत। इसका मतलब ये है कि हम लोग एक पॉइंट देखे थे कि जो सॉलिड थे उसमें सबसे कम कंप्रेसिबिलिटी हो रही थी, मतलब उसमें प्रेशर कम लग रहा था। लिक्विड से थोड़ा ज्यादा कंप्रेसिव हुआ, लिक्विड से कंप्रेसिबिलिटी थोड़ी ज्यादा हो, किससे, सॉलिड से, मतलब थोड़ी ज्यादा उसमें प्रेशर पड़ रहा था। लेकिन गैस में सबसे ज्यादा कंप्रेस हो रहा था, सबसे ज्यादा प्रेशर हो रहा था, तभी उसकी बाउंड्री फिक्स नहीं है। तो बात यहां पर आती है, और लिक्विड्स की थोड़ी कम होती है। जैसे एग्जांपल लाइटर, क्या, लाइटर्स, लाइटर्स क्या है, ये यहां से गैस निकलेगी, स्पार्क में बर्न होगा, लेकिन इसको इतना ज्यादा प्रेशराइज किया हूं, इसे लिक्विड्स में कन्वर्ट कर दिया हूं। हाई प्रेशराइज, हाईली प्रेशराइज, ड्राई आइस, इतना ज्यादा हम प्रेशर करके डिपोजिशन कर दिए, हाईली प्रेशराइज करके गैस से किस में कन्वर्ट कर दिए, सॉलिड से। गैस सिलेंडर हम लोग हाई प्रेशर, गैस सिलेंडर में जैसे हम लोग प्रेस करेंगे, देखते हैं गैस निकलती है, इसमें हाईली प्रेशराइज होता है। इसे क्या हम लोग किसमें लिख, इसके अंदर किसमें सॉलिड गैस है, हाई प्रेशराइज करके, हाई प्रेशराइज करके लिक्विड्स में कन्वर्ट करके स्टोर करके रखे हैं, मतलब हाई प्रेशर दे करके इसको एक जगह से दूसरे जगह। ऑक्सीजन सिलेंडर हाईली कंप्रेसिबिलिटी, मतलब एक बात है, यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी की बात हुई है। सबसे ज्यादा कंप्रेस किस में हो रहा था, गैस में। कहाँ है भाई, गैस, उससे कम लिक्विड, सबसे कम सॉलिड। ठीक, एक इसमें पॉइंट दिया है, सोचने वाली बात, थॉटिंग हो रही है, कह रहा कि एनी मैटर विल कंप्रेस व्हेन मोर प्रेशर अप्लाइड ऑन इट। अच्छा, इन्होंने कहा कोई भी मैटर होगा कंप्रेस तब होगा जब उनमें सबसे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, जितना ज्यादा हम प्रेशर देंगे उतना ही ज्यादा वो कंप्रेस होगा, और कंप्रेसिबिलिटी बढ़ेगी। सबसे ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी किस में होती है, गैस में, सबसे कम सॉलिड में। क्यों, क्योंकि उसकी फिक्स है, फिक्स बाउंड्री, फिक्स वैल्यूम होती है, कंप्रेसिबिलिटी बिल्कुल कम होता था। तो सबसे ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी किस में होगी, गैस। ठीक, अब एक बात आती बहुत अच्छा, लैटेंट हीट। ये लैटेंट हीट होता क्या है, लैटेंट हीट मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए कोई स्टेट, मैटर्स का स्टेट है, मैं इसे टेम्परेचर दिया जा रहा हूं, दिया जा रहा हूं, दिया जा रहा हूं, दिया जा रहा हूं, लेकिन जो उसके डिग्री सेल्सियस है, चाहे फारेनहाइट में बात करिए या केल्विन में बात करिए, उनका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, स्टेट चेंज हो जा रहा। जैसे मान लीजिए कि ये 0 डिग्री सेल्सियस का आइस है, ये 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर हो गया। अब मैंने इसे हीट दिया, जैसे मैंने हीट दिया, हीट गेन किया, और हीट गेन किया तो ये क्या, सॉलिड है, ये लिक्विड्स में बदल गया। जैसे मैंने हीट दिया, अभी भी 0 डिग्री पे है, अभी भी 0 डिग्री, लेकिन ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चला जा रहा है,
तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है उस एनर्जी फॉर्म को लैटेंट हीट बोलते हैं। क्या? लैटेंट हीट। ठीक है। मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चला जा रहा है, टेम्परेचर वही का वही है। तो जो हीट एब्जॉर्ब की है उसे हम लोग क्या कहते हैं, किस फॉर्म में, उसे क्या बोलते हैं? लैटेंट हीट बोलते हैं। क्या? लैटेंट। जैसे कह रहा है एनर्जी विच है सप्लाई, मैंने हीट दिया टू चेंज स्टेट, उनके स्टेट चेंज हो गए, किससे? सॉलिड से लिक्विड चले गए। सब्सटेंस इज कॉल्ड लैटेंट, उसे हम क्या बोलेंगे? जो हीट दी है जिससे स्टेट चेंज हुआ उसे हम लोग क्या बोलेंगे? लैटेंट। ठीक है। एक एग्जांपल दिया है लैटेंट हीट। हाँ, लैटेंट हीट का एसआई यूनिट जो होता है क्या होता है? जूल पर केजी। जूल किसका? एनर्जी का। केजी किसका? मास का। तीनों ने एक एग्जांपल दिए हैं, जैसे फार्मूला लैटेंट हीट इक्वल टू एनर्जी एब्जॉर्ब ऑफ रिलीज ऑफ मास, मतलब एनर्जी हो जो एब्जॉर्ब हो या और एनर्जी एब्जॉर्ब करे या रिलीज करे अपॉन मास को अगर हम डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा? वो लैटेंट हीट होता है। अगर रिलीज करेगा तो कितना कम हुआ लैटेंट हीट, अगर एब्जॉर्ब किया तो गेन किया हीट। जैसे इन्होंने एक एग्जांपल्स दिए हैं, दी सब्सटेंस हैव मास 94,000, 9400 इन्होंने, सॉरी 9,400, 9400 इन्होंने 9400 ग्राम इन्होंने 9400 ग्राम इन्होंने क्या लिए? लैटेंट हीट लिए। मतलब हीट नहीं, लैटेंट हीट हमको क्या करना है? दिए हैं। इन्होंने मास ले लिए, लैटेंट हीट दे दिए, हमसे पूछे क्या भाई? हमसे पूछे एनर्जी, सर एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है। ठीक है, न्यूमेरिकल तो हम लोग तुरंत लगा देंगे। क्यों? क्योंकि दोनों चीजें दी हैं। अब हम क्या करें? लेटेंट हीट की जगह कितना रख दें? यहाँ पे 13 रख दें, 13 जूल दिए हैं। अब मास दिए है, मास यहाँ रख देंगे, तो एल इजकल टू क्या? एल, एल इजकल टू क्यू अपॉन एम। अब मैं यहाँ पे रखूंगी एल की जगह कितना दिया है भाई? लेटेंट हीट कितना दिया? 13 जूल। क्यू हमसे निकालना है, एनर्जी निकालनी है। एम कितना है? एम 94। अब 94 ग्राम है, हमने बताया था एसआई यूनिट्स इसका क्या होगा? केजी होगा। जो वॉल्यूम है वो सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब में नहीं, मीटर क्यूब में होगा। ठीक है, तो इसको मैं केजी में करेंगे 9.4 हो जाएगा। अब यहाँ पे 9.4 केजी। अब की हमें निकालना 9.4 इंटू 13 जब मल्टीप्लाई करेंगे, कहाँ लिख दें? यहाँ लिख दें। क्यू इक्वल टू आ जाएगा 1224। क्यों? मैंने इसे 10 मान लिया, इसे मैंने लगभग 12, मतलब राउंडिंग ऑफ करके, अगर 10 होता 13 होता तो कितना आ जाता? 130 आता, 130 आता, तो उससे थोड़ी सी कम मल्टीप्लाई करोगे तो 1922 केजी आ जाएगा। क्या? जूल आ जाएगा, एनर्जी है भाई। ठीक है, 122.2 जूल। बस बस, हम लोग समझ गए कितना है। हमें लेटेंट हीट दिया था, कितना दिया था भाई? 13। मास दिया था 9.4 केजी। हमसे क्यों एनर्जी निकालना था, एनर्जी हमने क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्लास मल्टीप्लाई करके हमने जूल निकाली है। एनर्जी की यूनिट क्या है? लेटेंट हीट का जूल पर केजी, और मास का केजी। ठीक है, चलें आगे। टेम्परेचर, टेम्परेचर की कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे टेम्परेचर इज द मेजर डिग्री सेल्सियस इन हॉटनेस बॉडी। मतलब कि टेम्परेचर, टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ डिग्री, मतलब जो टेम्परेचर होता है हमारे बॉडी के हार्डनेस नापने के लिए, जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है उसे नापा जाता है किससे? थर्मामीटर से। ठीक,
एसआई यूनिट जो होता है केल्विन होता है। जो टेम्परेचर का एसआई यूनिट्स माना जाता है वो किसमें आता है? केल्विन में होता है, लेकिन ये दोनों नॉर्मल यूनिट्स हैं। कैसा? नॉर्मल। तो ये एसआई यूनिट्स क्या होता है टेम्परेचर का? केल्विन, सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फारेनहाइट होते हैं, नॉर्मल यूनिट है, लेकिन इनका अगर एसआई यूनिट देखेंगे तो इसमें केल्विन से। जैसे इन्होंने क्या किया, कुछ एग्जांपल्स लिए, एग्जाम्पल्स हम लोग लगा लेते हैं। यहाँ एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स है। केल्विन में हमें दिया है डिग्री सेल्सियस प्लस, अगर हमें डिग्री सेल्सियस में निकालना है तो हम क्या करेंगे भाई, केल्विन अगर निकालना है तो डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ दें। अगर हमें केल्विन में निकालना है तो डिग्री सेल्सियस जितना है उसी में 273 जोड़ देंगे तो हमारी केल्विन आ जाएगी। लेकिन अगर हमें केल्विन दिए हो, डिग्री सेल्सियस पूछ रहे हो, तो हम क्या करेंगे, जो केल्विन दिए हो उसमें 273 माइनस कर देंगे तो हमारा डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो आपने क्या किया, हमें 249 हमें दिए हो केल्विन, तो हमें डिग्री सेल्सियस अगर निकालना हो तो ये यहाँ से आ जाएगा सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस प्लस 273। अब मैं क्या करूंगा, केल्विन निकालूंगा, जब डिग्री सेल्सियस निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, 349 माइनस 273, तो डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, माइनस कर लीजिए, यहाँ 3 है। थ्री फोर नाइन माइनस टू से माइनस करेंगे आ जाएगी। ठीक है, निकाल लीजिएगा या निकाल दें, यहीं से निकाल लीजिए। 349 273 6, यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 6 हो जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 76 डिग्री सेल्सियस, कितना, 76 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसमें से मैंने क्या किया, इतना माइनस कर दिया। ठीक है, ठीक है। अब हमें इसमें क्या दिया, डिग्री सेल्सियस दिया। अब हम किस में निकालोगे भाई, केल्विन में निकालोगे, चलो डिग्री सेल्सियस दियो, तो डिग्री सेल्सियस दियो तो हम क्या करेंगे, केल्विन में निकालना है ना, तो केल्विन में निकालने के लिए 30 प्लस 273, तो केल्विन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 273 30, कितना आ जाएगा, 303 केल्विन। नेक्स्ट 140 डिग्री सेल्सियस दियो, ठीक है, फिर केल्विन निकाल लेते हैं, प्लस कितना, 273 273, जोड़ दीजिएगा डिग्री के लिए, आ जाएगा। डिग्री में नहीं होगा केल्विन, यही तो मेन पॉइंट है। डिग्री फारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में होता है, केल्विन डिग्री में नहीं होता। कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, जोड़ लेंगे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आती है, एक पॉइंट्स हमें दिए हैं, फारेनहाइट दिए हैं, हमसे डिग्री सेल्सियस में पूछ रहे हैं, तो डिग्री सेल्सियस अगर जब निकालेंगे हम, यहाँ पे ये 180 रख देंगे, 9/5 डिग्री सेल्सियस, वहाँ पे जब सॉल्व करेंगे। हमसे क्या दिए, फारेनहाइट, हमसे क्या पूछ रहे हैं, डिग्री सेल्सियस, तो सॉल्व करते हैं। डिग्री सेल्सियस इक्वल टू एफ माइनस 32 इंटू 5/9। अगर हमसे अगर यही फारेनहाइट दिया होता, डिग्री सेल्सियस में पूछता, अरे फारेनहाइट में पूछता डिग्री सेल्सियस में, तो हम क्या करते हैं, एफ इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32, यही हो जाता एक्स। चले सॉल्व कर देते हैं हम लोग, कहाँ पे है, यहाँ पे, सी स्क्वायर, एफ कितना दियो, 180 माइनस 32 इंटू 5/9, इसमें इसमें मल्टीप्लाई कर दें, उसके बाद 9 से हम डिवाइड कर दें, जो आएगा इसमें माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। अगर हम देखें कितना दिए, 180 दिए हो ना, तो लगभग लगभग कितना आ जाएगा, हमारी 82 समथिंग आएगा,
कैसे निकाला? मैंने यहाँ से 98 अगर फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस में माइनस कर दे तो वहाँ था, यही आएगा 82 डिग्री। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा आप सब। नहीं तो हम सॉल्व कर देंगे फिर से, वही इसमें फिट करना है, सी इक्वल टू माइनस 32 32 इंटू 5/9। उसके बाद जो 5 180 माइनस 32 इंटू 5/9 ए से इस दोनों मल्टीप्लाई करके 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। जब 9 से डिवाइड कर देंगे जो आएगा 180 में से वो कर देंगे। कर दे क्या? करना होगा क्या, ई से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा आ जाएगा 0 5 150 आ जाएगा, 160 आ जाएगा, सॉरी 160 आ जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा कितना, 180 माइनस 160 अपॉन 9 करेंगे, आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इवोपोरेशन। क्या इवोपोरेशन? अच्छा ये बात आती है, इवोपोरेशन होता क्या है? इवोपोरेशन मतलब वाष्पोषण, मतलब जो भाप बन के उड़ जाए, जो गर्मियों में वो वाला नहीं, जो बॉयल करा के हम करा, जिसकी बॉइलिंग पॉइंट से कम हो। कभी कभी हम लोगों को दिमाग में आता है, जैसे हम लोग गर्मियों में देखते हैं कहीं कहीं मतलब कि एकदम ड्राई हो जाता है पॉन्ड्स, या रिवर भी ड्राई हो जाता है, सूखा सूखा। क्या हुआ, यहाँ बॉयल हुआ है क्या पानी, इवोपोरेट हुआ है। तो वही मेरे दिमाग में आता है कि वाटर कन्वर्ट वेपर अप्रॉक्स 100 डिग्री सेल्सियस। जो वाटर्स वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं वो 100 डिग्री सेल्सियस होते हैं, लेकिन यहाँ पे देख रहा हूँ 100 डिग्री सेल्सियस नहीं, 55 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री 40 डिग्री सेल्सियस पे ही वेपर हो करके ड्राई हो जा रहे हैं। वो क्यों, कैसे? तो डिपेंड करता है उनके सरफेस फिनोमेना, सरफेस एरिया पे। पहला पॉइंट, जितने ज्यादा सरफेस एरिया होगा उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा, पार्टिकल्स आपस में रिमूव हो जाएंगे अपने आप, वेपर्स एक जगह दूसरी जगह मोशन करने लगेंगे अपर पॉइंट से। और दूसरी बात होता है उनके बॉइलिंग पॉइंट्स। तो यहाँ दे रहा है इट्स सरफेस फिनोमेना व्हिच लिक्विड चेंज इन इनटू वेपर्स। क्या होता है सरफेस फिनोमेना, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड्स किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर्स, एट एनी टेम्परेचर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। सर अगर बॉइलिंग पॉइंट से कोई चीज अगर बॉइलिंग पॉइंट से कम डिग्री सेल्सियस पे अगर वो वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा है या वेपराइज हो जा रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, इवोपोरेशन कहते हैं। और इवोपोरेशन होता कैसे, सरफेस फिनोमेना। कैसे, सरफेस फिनोमेना। सरफेस फिनोमेना मतलब यहाँ मान लीजिए पार्टिकल पास पास में, इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, लेकिन यहाँ जो पार्टिकल्स होगा इनके अंदर थोड़ा थोड़ा मोशन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। यहाँ टेम्परेचर पड़ रहा है ना, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर आ रहा है, और टेम्परेचर आने पे क्या होगा, पार्टिकल थोड़ा थोड़ा मोशन कर, और ये आसानी से मूव कर जाएंगे, ये कम कर देंगे। तो सरफेस एरिया ही तो देख रहे हैं, सरफेस। द लोअर द लोअर पॉइंट्स बॉइलिंग पॉइंट्स हायर विल बी द रेट इवोपोरेशन। यहाँ एक पॉइंट इन्होंने लिखा कि जो लोअर बॉइलिंग पॉइंट होता है उनका इवोपोरेशन हायर होता है। बात सही है, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे जैसे ईथर का बॉइलिंग पॉइंट है 34 डिग्री सेल्सियस, 34.6 डिग्री सेल्सियस, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है 100 डिग्री सेल्सियस। ईथर कितना है, 34.6 डिग्री सेल्सियस, और वाटर का कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें बताइए कौन जल्दी इवोपोरेट हो जाएगा, जिसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो जल्दी। मान लीजिए मैंने 50 डिग्री सॉरी 30 डिग्री सेल्सियस दिया, दोनों रख दिए एक जगह और 30 डिग्री सेल्सियस दे दिया, ठीक है, किसी जार में, दोनों को 30, जल्दी वेपराइज कौन हो जाएगा, जिसकी बॉइलिंग पॉइंट कम हो। ये 30 पे ही बॉयल हो तो ये तो 70 80 90 100 डिग्री सेल्सियस तब बॉयल होगा। तो यही बात कर रहा है कि जिसकी जो लोअर पॉइंट, जिसकी बॉइलिंग पॉइंट लोअर होगी वो जल्दी इवोपोरेट होगा, ठीक है। इवोपोरेशन के कुछ इफेक्ट करते हैं फैक्टर्स, जैसे टेम्परेचर्स, टेम्परेचर बढ़ाओगे इवोपोरेशन बढ़ जाएगा, वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। और क्या पार्टिकल्स इवोपोरेट हो रहे हैं, मतलब लिक्विड से गैस में बदल रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, हायर एनर्जी। तो कह रहा है इवोपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जैसे यहाँ सन है, इवोपोरेशन टेम्परेचर बढ़ा, यहाँ के पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी करना शुरू कर दिए, मोशन किए, तो लिक्विड्स किसमें, वेपर्स में जा रहा है, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दूसरा फिनोमेना था सरफेस सरफेस एरिया। एनसीईआरटी में कुछ अच्छे पॉइंट्स वहां पे भी हैं, बुक में उसने दिया है, वही है, मतलब ये शॉर्ट पॉइंट है पूरी एनसीईआरटी, लेकिन उसमें एक और पॉइंट देता है कि जैसे हमारे सराउंडिंग में क्यों कूलिंग हो जाती है, या जो वाटर और कोल्ड ड्रिंक लाते हैं उसके सराउंडिंग में क्यों ड्रॉपलेट बन जाते हैं, वाटर ड्रॉपलेट बन जाते हैं।
तो अभी हम लोग उसको बाद में पढ़ेंगे, बताएँगे, समझाएँगे, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें हैं जो शॉर्ट में है। सरफेस एरिया, अब सरफेस एरिया भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन होता है। मतलब टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन के, सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन के। विंड, हवा, विंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन के। लेकिन इवेपोरेशन के ह्यूमिडिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ह्यूमिडिटी की इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। विंड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। मतलब सबके डायरेक्टली है, बस एक है ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी क्या होती है, इसके बारे में हम लोग अभी समझेंगे। ह्यूमिडिटी मतलब हमारे एयर्स में वाटर ड्रॉप हो, ह्यूमिडिटी नमी हो हमारे एयर्स में। तो जहाँ ह्यूमिडिटी होगी, नमी होगी, ऑलरेडी वहाँ पे एनर्जी कम है और वहाँ पे आप वेपराइज़ कहाँ कर पाएँगे? पार्टिकल्स एक दूसरे को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करके बाँधे हुए हैं, वेपर नहीं हो पा रहे। तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे, दूसरा कह रहा है सरफेस एरिया। हम लोग जैसे दूध गिलास में लिए रहते हैं, तो क्या होता है, ज़्यादा गर्म होती है। मान लीजिए हमें कोचिंग या स्कूल जाना है, आप सबको स्कूल या कोचिंग जाना है, तो आप सब क्या हो, मम्मी लोग दूध दे दिए और गर्म-गर्मा के पी लीजिए। और हमें क्या, अगर जल्दी भी जाना, हम क्या करेंगे, तुरंत या मम्मी लोग लाएँगे, बड़े से पतीले या थाली में दूध को वो कर देंगे, फैला देंगे, तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। जैसे सरफेस एरिया बढ़ा, वो वेपर हो गया, और वेपर हो गया जैसे पार्टिकल्स मूव कर गए हैं, और जब से पार्टिकल्स मूव करें वेपर्स फॉर्म में, तो क्या हुआ, एनर्जी लॉस कर गए और इसमें जल्दी क्या हो गया, कोल्ड हो गया। तो सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। देखिए यहाँ ग्लास में सरफेस एरिया, अभी यहाँ पे सरफेस एरिया इतना है, लेकिन यहाँ पे सरफेस एरिया बढ़ गया, और जैसे सरफेस एरिया बढ़ा, इवेपोरेशन फास्ट हो गया, और इवेपोरेशन फास्ट हुआ, एनर्जी लॉस किया तो जल्दी कोल्ड हो गया। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट करा विंड ब्लास्ट। विंड ब्लास्टिंग जब हम हवा, एयर, जैसे जितने फास्ट विंड ब्लास्टिंग होगी, हवा आएगी, उतनी जल्दी हमारी क्या होगी, जो हमारे कपड़े हैं उतने ज़्यादा ड्राई होंगे और उतने ज़्यादा सूख जाएँगे। कैसे? यहाँ पे मान लीजिए मैंने अभी कपड़े हैंग कर दिए, अब ड्राई एयर आ रहा है, मतलब एयर आ रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी इसके पास एनर्जी ज़्यादा है, भाई गैस है, एयर के पास एनर्जी ज़्यादा है। और ये जब यहाँ पे ड्रा जो हमारे कपड़े हैं भीगे हुए हैं, ये मतलब लिक्विड अभी एब्ज़ॉर्ब किए हैं, इनके पास एनर्जी कम है, इनके पास ज़्यादा है। तो यहाँ से जैसे आया हाई एनर्जी, ये क्या किया, इसके साथ यहाँ एनर्जी अपना लॉस करता है, और लॉस करके क्या करेगा, यहाँ पे एनर्जी को ये एनर्जी इसका जो ड्राई क्लॉथ है, इस ड्राई एयर का एनर्जी एब्ज़ॉर्ब कर लेगा, और एब्ज़ॉर्ब करेगा तो इसके पास एनर्जी हो जाएगी। किसके पास? क्लॉथ के पास, भीगा हुआ। और जैसे ही इसके पास एनर्जी आएगी इस एयर का, तो ये क्या काम करेगा? इसको वेपर्स कन्वर्ट करना शुरू कर देगा। और जब वेपर्स इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा, और इवेपोरेट होएगा, तो क्या होगा, हमारे धीरे-धीरे ड्राई होना शुरू हो जाएगा। किससे? विंड से। अभी नहीं होता कि मैं कपड़े ले आकर के हैंग कर दिए बाहर, तो अरे हमारे कपड़े सूख गए हैं, और सूख गए मतलब पानी थे, पानी भाप में बदल गए, और पानी भाप में बदले तो क्या हुआ, वो इवेपोरेट हुए, मतलब बॉयल हो गए। बॉयल होने के बाद मतलब कि पानी भाप में बदला, लिक्विड किसमें? भाप में बदला, फिर हमारे कपड़े सूखे। क्या हमारे कपड़े बॉयल होते हैं क्या? नहीं, हमारे क्या होता है, इवेपोरेशन होता है। किससे? विंड से। यहाँ एनर्जी आएगी, हाई एनर्जी होती है गैस की, वाटर ड्रॉपलेट में आएगी, यहाँ एनर्जी अपनी लॉस करेगी, वाटर के ड्रॉपलेट्स की क्या एनर्जी बढ़ेंगी, और जो वाटर ड्रॉप्स की एनर्जी बढ़ जाएँगे, तो क्या होगा कि इसमें कपड़ा हमारा किसमें, इसके जो वाटर्स होंगे किसमें, इवेपोरेट हो जाएँगे। ठीक है? तो कह रहा है विंड वेलोसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। मतलब टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन, सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन, और उसके बाद क्या हुआ, विंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। नेक्स्ट 5, ह्यूमिडिटी, नमी। नमी जो होती है, ये क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। जितने ज़्यादा ये होगा, इवेपोरेशन उतना कम होगी। जैसे मान लीजिए हम लोग कमरे में होते हैं, अगर हर जगह से क्लोज़ कर दिए, और क्लोज़ करने के बाद आप कूलर चला दीजिए, गैसेस से यहाँ से एक्सचेंज ना हो पाए बाहर से, वेंटिलेशन ना हो। तो आप कुछ समय बाद देखेंगे सफोकेशन या वेंटिलेशन, चिपचिपाहट होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में वाटर ड्रॉपलेट ज़्यादा हो गए हमारे एयर से, जिससे क्या हुआ, ह्यूमिडिटी बढ़ गई, और ह्यूमिडिटी जब बढ़ेगी, इवेपोरेशन कम हो जाएगा, नमी हो जाएगी हर जगह। जी।
तो वही कह रहा है, ह्यूमिडिटी इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर एयर इन एयर्स। हमारे एयर्स में क्या हो जाएंगे, वाटर्स के ड्रॉप्स हो जाएंगे। तो क्या इवेपोरेशन देगा क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स वाटर से फैले हुए हैं, नमी है, इनकी क्या हो रहा है, ड्रॉपलेट्स एयर्स में है, तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, टेम्परेचर कम होगा, जब टेम्परेचर कम होगा तो मोशन कम होगा, जब मोशन कम होगा तो क्या आराम से आसानी से इवेपोरेट हो सकता है? नहीं, जहाँ टेम्परेचर ज्यादा होगा भाई वहां पे इवेपोरेशन फास्ट होगा। ठीक है, इफ द इफ द ह्यूमिडिटी इज हायर देन द इवेपोरेशन इज स्लो। ये क्या बात हो गई भाई? तभी तो हम कह रहे हैं कि जहां ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी वहां इवेपोरेशन स्लो होगा। वही बात तो बोल रहा है कि ह्यूमिडिटी इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर। हमारे हवा में जब ह्यूमिडिटी जहाँ होती है वहां पे जो एयर होता है उसमें क्या पाए जाते हैं, वाटर वेपर्स पाए जाते हैं। फिर वही बात करा, इफ द ह्यूमिडिटी इज हायर देन द वेपरेशन इज, अगर ह्यूमिडिटी मतलब नमी ज्यादा होगी तो इवेपोरेशन क्या होगा, स्लो हो जाएगा। ठीक है, फिर करा, इफ द ह्यूमिडिटी इज लो द इवेपोरेशन इज फास्ट। जहां नमी कम होगी वहां इवेपोरेशन ज्यादा होगी। जैसे हमारे कमरे में इवेपोरेशन शायद स्लो रेट से हो सकता है, कुछ चीज़ मैं रख दूँ कटोरे में पानी भर के, लेकिन वही कटोरे में भर के मैं ओपन छत पे या कहीं बाहर रख दें तो शायद उसका पानी जल्दी कम हो जाएगा, इवेपोरेट ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ नमी कम है, यहाँ नमी ज़्यादा है, बंद कमरे में, ठंडा है, छाँव है। इवेपोरेशन जैसे मान लीजिए पानी की बूंद, एयर ड्रॉप्स हैं इसमें, वाटर ड्रॉप्स इन एयर। या हम लोग ये मान लीजिए कि गर्मियों में या हम लोग कूलर के सामने बैठते हैं, या आप ज़्यादा बॉडी हम लोगों की चिपचिपा हो जाए, हम लोगों को क्या फेस चिपचिपी होने लगती है, तो हमारे फेस पे क्या होता है, वाटर एयर ड्रॉप्स आ जाते हैं। ठीक है? नमी ज़्यादा हो जाती है फेस में। एक लास्ट पॉइंट होता है, इवेपोरेशन इज ऑलवेज कॉज कूलिंग। 6 पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो इवेपोरेशन होता है ऑलवेज कॉज इन कूलिंग, ठंडा देता है इवेपोरेशन होने के बाद। इसमें तो कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे मान लीजिए कि क्लाउड्स हुआ, बारिश हुई, या यहाँ से इवेपोरेट हो रहे हैं, कूलिंग कॉज कर रहे हैं। एक बेसिक एग्जांपल ले लिए कि इन्होंने हम अपने हाथ में, हैंड में मैंने पेट्रोल लिया और जल्दी इवेपोरेट हो गया, तो हमारे जो हाथ है यहाँ पे देखिए कूलिंग फील हो रहा है पेट्रोल पंप से। पेट्रोल ड्रॉप लिए हाथ में, कुछ समय बाद देखिए तुरंत इवेपोरेट हो जाएगा। जितने जल्दी इवेपोरेट होगा उतने ज़्यादा अच्छे से हमारे हाथ में क्या होता है, उतना कूलिंग कॉज करता है। लेकिन हम लोग एकदम बेसिक एग्जांपल से बेसिक कंसेप्ट अपनाते हैं, उससे छोड़िए हम लोग बेसिक जो हम लोग रोज़ हमेशा देखते हैं। मान लीजिए अभी हम बाहर क्या करें, छत है, अभी तो हीट ज़्यादा होगा। हीट क्यों ज़्यादा होगा? कि मान लीजिए फर्श है, आउटर फर्श, अभी एक बहुत ज़्यादा हीट है, मतलब ये हीट होना मतलब कि एनर्जी बहुत ज़्यादा इसके पास है, और जो ज़्यादा इसके पास एनर्जी है, तो क्या किया, एनर्जी एब्ज़ॉर्ब करके बैठा। अब इसके सराउंडिंग में भी तो हीट होगा, ये नहीं है किसी के पास। लेकिन मैंने जैसे ले गए एक बाल्टी पानी इसके ऊपर फैला दिया, लेट दी। आप उस समय देखेंगे जब आप पानी इसके ऊपर फैलाएँगे, तो उस सराउंडिंग में या उस जगह हीट बहुत ज़्यादा होगा। पानी ही ऐसा लगेगा जैसे कि बॉयल हो रहा है, बर्न हो रहा है। लेकिन आप कुछ समय बाद वहीं पे 1-2 घंटे बाद जाएँगे, तो देखेंगे वही सरफेस एरिया या जितने एरिया में आप पानी फैलाए थे, शायद वो कूल हो जाएगा। क्यों हो गया? अब बात करते हैं। हाँ, लेकिन वहाँ के पानी वेपर हो जाएँगे, इवेपोरेट हो जाएँगे। कैसे? जैसे ये हीट एब्ज़ॉर्ब किया था, मैंने पानी डाला, पानी क्या था? लिक्विड था, ये हीट था। जैसे लिक्विड इस पे पड़ा, हीट एब्ज़ॉर्ब किया। वाटर को जैसे ही हीट मिला, वाटर को जैसे ही हीट मिला, वाटर को हीट मिलने पे क्या हुआ? इवेपोरेट हो गया, वेपर में कन्वर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि हीट से भाई बॉइलिंग पॉइंट आ गया, मतलब एक सॉलिड एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने लगा, गैस में चला गया है। किससे? लिक्विड से। क्यों? क्योंकि मैंने हीट वो ऑलरेडी हीट एब्ज़ॉर्ब किया था सराउंडिंग से। और जैसे हीट मतलब एब्ज़ॉर्ब किया और हीट एब्ज़ॉर्ब करके किसमें? वेपर्स में कन्वर्ट हो गया, इवेपोरेट हो गया, और इवेपोरेट होने के बाद जब यहाँ जाएँगे कुछ समय बाद, तो यहाँ पे हमें क्या फ़ील आएगी? कूलिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो हीट एनर्जी थी, वो किसमें? वेपर फॉर्म में इवेपोरेट हो, समझ गए? वेपर फॉर्म में इवेपोरेट हो। ये इससे क्या होता है? बेसिक काज इन कूलिंग। या मान लीजिए हम लोग जो कपड़े पहने हैं, उस समय क्या होता है कि हम लोगों को मान लीजिए पसीने हुए, पसीने होने के बाद क्या होता है, हमारी बॉडी कुछ समय बाद हीट हो जाती है। क्यों? सराउंडिंग के जो कपड़े थे, जो लेयरिंग थी, हीट एब्ज़ॉर्ब की, हीट एब्ज़ॉर्ब करके हमारे बॉडी के जो पसीना आउटर सरफेस थी, उससे क्या किया?
वेपर फॉर्म में वेपराइज़ किया बॉडी को और क्या हुआ, कुछ समय बाद हम ही को क्या होता है, जब हम ठंडे में या छाँव में आते हैं तो उन्हें क्या होता है, कूलिंग कॉज़ होती है, ठीक है? लेकिन ये सबसे बेस्ट एग्ज़ाम्पल्स यहाँ पे ये है कि आप कहीं पे ज़्यादा हीट हो, आप कुछ समय बाद वहाँ ले जाके पानी डाल दीजिए और वहाँ देखेंगे कुछ समय बाद वेपराइज़ होके पानी खत्म हो जाएगा, लेकिन कुछ समय बाद जाएगा तो आपको कूलिंग होगा। क्यों? क्योंकि इस इवेपोरेशन से ऑलवेज़ कॉज़ कूलिंग होगा। जहाँ-जहाँ इवेपोरेट होगा वहाँ कूलिंग होगा, कॉज़ होगा। क्यों? क्योंकि हमारे सराउंडिंग में नमी आ जाएगी। इवेपोरेट होके सराउंडिंग में तो गया, तो सराउंडिंग में नमी आ जाए ना मतलब क्या हो गया? कूलिंग हो गया, ठीक है? तो ये प्यारा-सा, छोटा-सा चैप्टर्स बेसिक कांसेप्ट था। चैप्टर्स में कुछ नहीं था। चैप्टर्स में बस यही था कि हम लोगों को चैप्टर्स को समझना था और चैप्टर्स में समझना क्या था कि मैटर्स। कौन से मैटर? पदार्थ मैटर्स, सराउंडिंग मैटर और सब एक्स्ट्रा मैटर्स नहीं जो चीज़ें चल रही हैं, हमारी इनसे मैटर चल रही है हमारे उससे। जो हम लोगों को पढ़ना है, जो हम लोग को समझना है, पार्टिकल्स वाले मैटर्स, ठीक? मैटर्स क्या होते हैं? मैटर्स अगर कोई भी मैटर्स होगा कैसे जानेंगे? मैटर मस्ट बी ऑक्यूपाई स्पेस, दूसरी बात, पहली बात मस्ट मैटर के पास मस्ट बी मास, उसके पास मास होना ही चाहिए। दूसरी, स्पेस घेरेगी। तीसरी, उसकी कुछ न कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी। प्रॉपर्टीज़ में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। फोर्थ पॉइंट कुछ न कुछ कंपोज़िशन से मिल के बना होगा, जैसे मान लीजिए यही पेन है तो इसका कुछ न कुछ कंपोज़िशन से मिल के बना है। प्लास्टिक हुआ, मेटल्स हुआ, नॉन मेटल्स में बहुत सारी चीज़ें इसमें मिल के बना होगा, तो इस कुछ न कुछ कंपोज़िशन होगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैटर जैसे हम लोग पढ़े, मैटर्स क्राइटेरिया होगा उसमें हम लोग स्टेट के बारे में देखेंगे, सॉलिड्स, लिक्विड, गैस में देखा, फिर इसमें देखा सॉलिड्स स्ट्रॉन्ग होता है, फिक्स होते हैं सब कुछ ज़्यादातर, उसपे कंप्रेसिबिलिटी कम होता है, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, मोशन कम होता है, लिक्विड्स में उससे थोड़ा-सा ज़्यादा होता है फोर्स ऑफ मोशन, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड से थोड़ा ज़्यादा होता है, गैस में तो एकदम सब कुछ उल्टा होता है सॉलिड्स के। और उसके बाद हम लोग देखे इवेपोरेशन देखे, प्रेशर से क्या हो रहा था, टेम्परेचर से क्या हो रहा था और उसके बाद हम लोग देखे क्या पार्टिकल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पार्टिकल स्पेस और पार्टिकल्स का क्या होता है कि मोशन, इन 4 पॉइंट्स। कुछ साइंटिस्ट आए थे जो वही बात बताए थे कि पार्टिकल्स जो मैटर्स होते हैं पार्टिकल नेचर के होते हैं, टीनी पार्टिकल नेचर। कुछ वो लोग बोले कि जो पार्टिकल्स होते हैं, जो मैटर्स होते हैं, बड़े-बड़े कॉलम ऑफ बिल्डिंग के थे, उन्हीं छोटे-छोटे पार्ट बनाए गए थे और हमारे एंशिएंट जो फिलॉसफर थे उन्होंने बताया कि हमारे जो पार्टिकल्स या मैटर्स हैं, इन्हीं 5 तत्वों से मिलके बने हैं। किससे-किससे? एयर, स्काई, फायर, वाटर, अर्थ। बस और कुछ चैप्टर्स में नहीं था। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को इसी से इंटरकनेक्ट करके और अच्छे से बेहतरीन बढ़िया से पढ़ेंगे। जो दूसरा चैप्टर्स होगा उसमें हम लोग मैटर्स के केमिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, प्योर, इम्प्योर, कंपाउंड्स, मिक्सचर्स और उस पॉइंट्स मिलेंगे और अच्छे से आप पढ़िएगा, ठीक है? थैंक यू।